ओके सो वेलकम गाइस, वेलकम टू दिस लेक्चर। तो आज हम क्या करने वाले हैं, फासिज्म करने वाले हैं। फासिज्म इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपके कीवर्ड में भी है यूपीएससी के जीएस 1 के। ओके, जीएस 1 सिलेबस के कीवर्ड में भी पाया जाता है, तो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। ओके, सो लेट अस टॉक अबाउट फासिज्म। व्हाट इज द बैकग्राउंड, व्हाट इज द ओरिजिन। तो जो फासिज्म का, हु इज द फादर ऑफ फासिज्म, अगर एक तरीके से मैं बात करूं, can you tell me a person who can be considered as the father of fascism? मुसोलिनी, यस। नहीं नहीं भाई, वो नहीं। मुसोलिनी, ओके, अभी इज करेक्ट एंड ये एके इज करेक्ट, अंकित इज करेक्ट। मुसोलिनी इज कंसिडर्ड, ठीक है। देखो, लेकिन प्रोमिनेंट बंदा कौन है, ठीक है। वैसे मैं बताता हूँ, बिकॉज हिटलर लेट से आया था, हिटलर केम लेटर। और एक्चुअली हिटलर का जो गुरु था, यू विल नॉट बिलीव दिस, हिटलर का गुरु एक्चुअली मुसोलिनी था। एंड मुसोलिनी भाव नहीं देता था। ओके, हिटलर, यस, हिटलर वाज अ बिग फैन ऑफ मुसोलिनी, एंड मुसोलिनी 1935 तक, ओके, 1935 तक हिटलर को भाव नहीं देता था। एंड एक्चुअली मुसोलिनी आल्सो सेंट इटालियन ट्रूप्स। यस वैभव। सर यहाँ तक कि सर जब सर इटली ने सर जब इथोपिया पर जब कब्जा करा था तब सर कि जर्मनी ने भी अपनी मतलब सर बहुत कंडेमनेशन उन्होंने से करा था। मतलब इस तरीके से देखा जा रहा था कि इटली जो था वो ब्रिटेन और फ्रांस का को ज्यादा ही वो सगा था एज कम्पेयर टू देयर फाशिस्ट काउंटर पार्ट जैसे कि जर्मनी और रशिया जो है वो सब। राइट, तो दैट इज करेक्ट वट एवर वैभव हैज टोल्ड। तो इटालियन ट्रूप्स जो थे, वो हिटलर 1930s में, ओके, हिटलर जो था 1930s में, ही वाज टॉइंग विद द आइडिया। मैं देखता हूं कि क्या अगर मैं अपने ट्रूप्स अलग अलग जगह भेजता हूं, अलग अलग, ओके, जगह भेजता हूं, तो क्या, ओके, क्या मैं, व्हाट विल बी द रिएक्शन। तो सबसे, आपको पता है पहले रिएक्शन किसने दिया था? Who was the first person to give reaction? It was Mussolini। और मुसोलिनी ने इटालियन ट्रूप्स भेज के और हिटलर को काउंटर करने की कोशिश की थी। एंड इटालियन ट्रूप्स कहाँ भेजे थे? एल्प्स माउंटेन में। ओके, so see, Rosenberg is there, okay, Rosenberg there, then people like Wagner is there, so they have influenced Nazism। नाजीज वेर फासिस्ट। फासिज्म की यहाँ बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट नाजिज्म। ओके, सो फासिज्म का अगर मैं बताऊं, ओके, हु इज द, हु कैन बी सेड टू बी द फाउंडर ऑफ फासिज्म इन यूरोप, सो दैट विल बी मुसोलिनी। और थिंग्स गॉट चेंज्ड आफ्टर 1935। ओके, धीरे धीरे करके मुसोलिनी को इनवाइट किया गया जर्मनी में, और फिर जर्मनी बिकेम रोज टू पावर। जर्मनी फिर सीनियर पार्टनर बन गया इन द इनिशियल टाइम्स। बेसिकली जो था दैट हिटलर जो है, ही वॉज ए फैन ऑफ मुसोलिनी, और वो अपना मुसोलिनी को आइडल मानता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, मुसोलिनी बिकेम दी जूनियर पार्टनर एंड हिटलर बिकेम दी सीनियर पार्टनर। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं फासिज्म के बारे में। तो बेसिकली इसका जो ओरिजिन है वो पोस्ट वर्ल्ड वॉर 1 जो सिनेरियो बना था उसमें है। तो इसमें इटली को बोला जाता है एज द मॉडर्न फासिज्म्स बर्थ प्लेस। तो टर्म फासिज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड फासियो, विच मींस बंडल और ग्रुप इन इटालियन। मतलब ग्रुप, यूनिफाइंग पावर, ग्रुप की शक्ति होती है ना, व्हेन यू आर यूनाइटेड यू स्टैंड। सो उसी तरीके से बोला जाता है। एंड देन इट रिफर्ड टू द फासी ऑफ कॉम्बैट। एक पॉलिटिकल मूवमेंट था फासी ऑफ कॉम्बैट, मतलब ग्रुप ऑफ कॉम्बैट, ओके, विच वाज स्टार्टेड बाय बेनिटो मुसोलिनी। और इसका कंटेक्स्ट क्या है, तो बेसिकली फियर पे खेला गया था, साइकोसिस का। क्योंकि यहां पर हमने कल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था, 1917 में क्या हुआ था, रशियन रेवोल्यूशन। और रशियन रेवोल्यूशन में क्या हुआ था? अबॉलिशन ऑफ लैंड ओनरशिप एंड प्रॉपर्टी ओनरशिप। तो बेसिकली बहुत सारे लोग, ओके, स्पेशली द मिडिल क्लास एंड द अपर क्लास, बाकी के यूरोपियन कंट्री में डर गए थे। ओके, दे वर स्केयर्ड दैट this virus, okay, of socialism, it might reach our doorstep. Okay, because what happened was after 1917, communists in other countries,
जैसे कि जर्मनी, ओके, जर्मनी में हमने बताया था दैट देयर वाज टोटल एनार्की आफ्टर जर्मनी साइन द आर्मिस्टिस एंड इट साइन द ट्रीटी ऑफ वर्से। बेसिकली जर्मनी में बहुत सारे कम्युनिस्ट जो थे दे बिकेम एम्बोल्डेंड कि भाई हमारे जो ब्रदर्स इन आर्म्स हैं, हमारे जो कॉमरेड्स हैं रशिया में, उन्होंने इतना बड़ा फीट अचीव किया है, सेम फीट हम थ्रू आउट यूरोप अचीव करेंगे। And so they became very, very prominent in Italy. They became prominent in Germany. They became prominent in UK. Okay, आपने वो देखा होगा Peaky Blinders. Have you guys seen that show called Peaky Blinders? तो Peaky Blinders में भी एक it's based on post World War One Britain. तो वहां पर भी देयर वाज अ कम्युनिस्ट देयर, राइट? तो कम्युनिस्ट क्या करता था, वो ट्रेड यूनियंस, ओके, ट्रेड यूनियंस जो है उसको बेसिकली प्रमोट करता था। तो इसी तरीके से बहुत सारे कम्युनिस्ट थे और उनके वजह से अ लॉट ऑफ मिडिल क्लास दे वेर स्केयर्ड कि अगर कल को कम्युनिज्म जीत जाता है मेरी कंट्री में, मेरा जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, मेरा जो फ्रीडम है, दैट वुड बी स्टाइफल्ड बाय दीज पीपल हु वांट टोटल एबोलिशन। कल हमने पढ़ा था बोल्शेविक्स और मेंशेविक्स के बीच का डिफरेंस। तो बोल्शेविक्स वेर इन द ऑफ द व्यू कि भाई टोटल हमें जो भी ये प्रॉपर्टी है उसका अबोलिशन चाहिए, राइट? ओके, टोटल जो प्रॉपर्टी है उसका एबोलिशन चाहिए, ओके। एंड व्हाट दे आल्सो वांटेड वाज कि टोटल जितना भी इनका ये है, व्हाट डू यू कॉल दैट, I'm forgetting that word, means of production, yes। तो means of production जो है it should be into the hands of the state, ठीक है। so इसके वजह से, इस fear के वजह से fascists were able to rise and they were able to play on the emotions of the middle class and the upper class। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो थी इटली में भी काफी आई थी। वाई इटली में आई थी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन फियर ऑफ सोशलिज्म, इट वाज आल्सो देयर कि भाई रशिया में जो हो गया, जहां पर बहुत सारे मिडिल क्लास और अपर अपर क्लास को एग्जीक्यूट किया गया, उनको माइग्रेट करने पे मजबूर कर दिया गया। देन इकोनॉमिक क्राइसिस भी आई थी वर्ल्ड वॉर वन के बाद, बहुत सारा डेट हो गया था कंट्रीज के ऊपर, बिकॉज दे परचेज्ड अ लॉट ऑफ लोन्स कि मैं उससे बॉम्ब्स बनाऊंगा, उससे मैं बुलेट्स बनाऊंगा, और उसके वजह से बहुत सारी कंट्रीज के ऊपर बहुत डेट हो गया था। और नेशनलिस्टिक फर्वर भी था, बिकॉज ट्रीटी ऑफ वर्से के चलते जर्मनी और इटली दे बोथ वेयर साइडलाइंड। जर्मनी क्योंकि उसको तो गिल्टी बना दिया गया था। इफ यू गाइज रिमेंबर, कौन सा आर्टिकल था, 231, राइट? सो आर्टिकल 231 ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्से क्या बोलता था, दैट जर्मनी इज गिल्टी ऑफ द वॉर और इट इज द सोल पावर विच इज रिस्पॉन्सिबल। तो उसके वजह से जर्मनी में भी एक नेशनलिस्टिक फर्वर, प्राइड का एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, दैट ओके, ये जो ट्रीटी ऑफ वर्से है दिस इज अगेंस्ट अस। उसी तरीके से इटली में क्या हुआ था, दैट ट्रीटी ऑफ वर्से जो था उसको साइडलाइन कर दिया गया था। ऑल्दो इटली वॉज वन ऑफ द लीडिंग पावर्स और इटली वॉज ऑन द विनिंग साइड, इटली को साइडलाइन कर दिया गया था और इट वाज नॉट गिवन द टेरिटरीज एंड द कंसेशंस दैट इट वाज प्रॉमिस्ड। तो उसके वजह से जो फासिज्म है वो राइज कर गया। तो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द की फीचर्स ऑफ द फासिस्ट थ्योरी। व्हाट कुड बी द की फीचर? तो सबसे पहले अथॉरिटेरियन नेशनलिज्म। तो जो फासिज्म का सेंट्रल आइडिया है, ओके ओके, क्वेश्चन है, फासिज्म आल्सो प्रोमोट्स पब्लिक ओनरशिप ऑफ मींस ऑफ प्रोडक्शन थ्रू स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड स्टेट। नहीं, देखो, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस इज दैट फासिज्म डज नॉट लीड टू द एनेक्सेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, ओके। और उसमें भी है, अगर आप जर्मनी देखोगे, इटली देखोगे, तो इट प्रोमोटेड बिग इंडस्ट्रियलिस्ट्स who were close to the center of power। और वहां पर क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फासिज्म एंड कम्युनिज्म इज दैट फासिज्म में स्ट्रॉन्ग स्टेट होता है विच इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ कम्युनिज्म, जहां पर वहां पर भी स्ट्रॉन्ग, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज स्टेट होता है, बट द डिफरेंस एंड्स देयर, ओके, डिफरेंस एंड्स देयर। मींस ऑफ प्रोडक्शन का टोटल एक्विजिशन जो है, इट इज नॉट लेफ्ट टू द स्टेट। The total acquisition happens in a communist country, the total acquisition of means of production happens by the state। लेकिन यहाँ पर क्या है, बिग इंडस्ट्रियलिस्ट को ऑनबोर्ड किया जाता है और प्राइवेट ओनरशिप इट इज जेलसली प्रोटेक्टेड।
प्राइवेट ओनरशिप को नहीं, इट इज नॉट अबॉलिश्ड लाइक दैट इन कम्युनिज्म। तो ऐसा नहीं कह सकते हो कि बोथ आर सेम, अभी हम बात करेंगे उसके बारे में भी, वी विल कंपेयर इट टू अदर आइडियोलॉजीज, लेकिन अभी लेट अस स्टार्ट विद द की फीचर्स। तो अथॉरिटेरियन नेशनलिज्म, there is a key, the key idea is that there should be one powerful state जो, और एक सिंगल ऑर्गेनिक कम्युनिटी। तो हिटलर का क्या था, हिटलर ने बोला दैट वी विल बिल्ड वन पावरफुल जर्मैनिक स्टेट, जहां पर आर्यंस, ब्लू आइड, ब्लॉन्ड हेयर्ड आर्यंस का एक स्टेट बनाएंगे, वेयर पीपल विल लुक द सेम, पीपल विल थिंक द सेम, एंड दे विल बी लेड बाय वन पावरफुल स्टेट। ओके, to strong central authority, this is one of the features which it shares with communism. Then totalitarianism, total ban, okay, total ban on all kinds of dissent. Fascists, what they do is that they totally ban any kind of dissent. ठीक है, उनके आर्यंस इज अ वर्ड, बेसिकली अगर आप देखोगे तो आर्यंस इज अ जेनेटिक टर्म जनरली, ओके, और उनको बोला जाता था नॉर्डिक आर्यंस। ओके, नॉर्डिक आर्यंस, तो बेसिकली कॉकेशियंस जो थे, प्योर ब्रेड कॉकेशियंस ऑफ द नॉर्डिक स्टॉक, ठीक है, ऑफ द नॉर्डिक स्टॉक। ठीक है, हेलो भाई, कैसे हैं आप, वेलकम टू द क्लास। आगे चलते हैं। टोटलिटेरियनिज्म था उसमें ऑल डिसेंटिंग व्यूज, तो इसमें भी इटली और जर्मनी दोनों में मार दिया जाता था। ओके, ओके, इटली इटली और जर्मनी में कोई भी टाइप का डिसेंट होता था हिटलर और मुसोलिनी के अगेंस्ट में, उसको मार दिया जाता था। देन सिंगल पार्टी रूल वाज देयर, क्या था, सिंगल पार्टी रूल। देन जो लीडरशिप था, उसको कल्ट ऑफ लीडरशिप को प्रमोट किया जाता था, कल्ट ऑफ लीडरशिप को प्रमोट किया जाता था। मतलब जितने भी स्ट्रीट्स थे, बड़े बड़े स्ट्रीट्स थे, वहां पर बिग बिग पोस्टर्स ऑफ मुसोलिनी, ऑलराइट, मुसोलिनी, एंड बिग पोस्टर्स ऑफ हिटलर वाज देयर, कि ये आपके फादर है, ओके, ही इज अ फादर फिगर, और ये आप आपके लिए काम कर रहे हैं, एंड दिस पर्सन, ओके, ही जो लॉयल्टी है आपकी, your loyalty should not be to any other person, your loyalty should only be to two entities, that is Adolf Hitler and the Germanic state, or Benito Mussolini or the Italian state. Okay, ठीक है, what is the question, फिर पूछो, can you please explain the basic, I'll explain difference between fascism communism, just wait for 2 minutes. Okay, then the next thing is militarism. मिलिटरिज्म में क्या है, वॉर एंड एग्रेशन वाज ग्लोरीफाइड। तो क्रीग, ओके, क्रीग माइंडसेट, क्रीग मतलब क्या होता है, क्रीग होता है बेसिकली, क्रीग मतलब एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब वॉर होता है। ओके, तो ये बहुत ही फोकस किया जाता था छोटे बच्चों को, ओके, छोटे छोटे बच्चों को कैंप्स भेजा जाता था, जहां पर दे यूज टू लर्न हाउ टू शूट, दे यूज टू लर्न मिलिट्री टेक्निक्स, जैसे हिटलर, आपने सुना है हिटलर युंग, यंग हिटलर्स, ओके, हिटलर युंग, युंग हिटलर या यंग हिटलर, यस, यूथ फैक्शन ऑफ हिटलर। तो इस टाइप से वॉर को ग्लोरीफाई किया जाता था, एक मिलिटराइज स्टेट, हाईली मिलिटराइज स्टेट। ठीक है, नाजी जर्मनी का एम्फेसिस था आर्यन सुपेरियोरिटी पे, उसी तरीके से इटली ने भी एक तरीके का इटालियन सुपेरियोरिटी या रोमन एम्पायर को इन्वोक करने की कोशिश की थी, कि हम रोमन एम्पायर का जितना भी territories है, which encompassed all of the Arab states and all of North Africa, तो हम उसको वापस से बना के लेके आएंगे। ओके, देन कॉर्पोरेटिज्म, सोसाइटी जो थी वो ऑर्गेनाइज की गई थी कॉर्पोरेशन पे, बेस्ड ऑन इंडस्ट्रीज और वोकेशन, और उसको क्लास लाइंस पे नहीं किया गया था। ओके, बेसिकली दिस वाज वन ऑफ द फीचर्स दैट दे शेयर्ड विथ कम्युनिज्म, बिकॉज कम्युनिज्म में भी अबॉलिशन ऑफ क्लास होता था। और कॉर्पोरेट वर्क जो था, ओके, दे कोलैबोरेटेड विद द स्टेट। ये देखो यहाँ पर whoever was asking what was the difference between कम्युनिज्म एंड फासिज्म, तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो, कम्युनिज्म में जितने भी फैक्ट्रीज थे दे वर स्टेट ओन्ड, ओके, और ऐसा कुछ नहीं था कि रिलायंस, अदानी, मे बी ये बिरला, टाटा, ये सब अलाउड नहीं था। All of these factories, they were owned by the state.
ओके वो स्टेट का मैनेजर होता था, स्टेट का मैनेजमेंट होता था, एंड स्टेट स्टेट के पेरोल पे वर्कर्स होते थे। ओके तो एक तरीके से पूरा कंट्री गवर्नमेंट, इट इट विल बी अ ड्रीम कम ट्रू फॉर सम इंडियंस। जिस दिन हम कम्युनिज्म बन गए, एक इंडिया एक कम्युनिस्ट स्टेट बन गया, तो भाई सबको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। ओके ये जो यूपीएससी की तैयारी करने की आपको स्पेशली जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज आप 18 साल के हो गए, क्योंकि द स्टेट इज द ओनली फैक्शन विच विल डू द बिजनेस। ठीक है, सो दैट दैट इज द थिंग। लेकिन ये बहुत ही बेहुदा एक तरीके का आइडिया है, ठीक है, इस पे उसको सपोर्ट वपोर्ट मत करना। दूसरी चीज है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोलैबोरेट कर रहा है विद द स्टेट, कॉर्पोरेट्स जो है दे वेर बेसिकली कोलैबोरेटिंग विद द स्टेट। इसका मतलब स्टेट हैड ओवरसाइट, एंड state had oversight plus it was guiding. Okay it was guiding the uh, these big corporates। एक एग्जांपल देता हूं तो आप समझ जाओगे। सपोज आई एम अ फासिस्ट लीडर, तो मैं अलाउ करूंगा बिजनेसेस को खोलने के लिए, ध्यान से सुनना, नहीं तो फिर आपको समझ नहीं आएगा। मैं एक फासिस्ट लीडर हूं अपनी कंट्री का, तो आई विल अलाउ द बिजनेसेस टू ओपन, आई विल अलाउ द प्राइवेट ओनरशिप, लेकिन मैं जो बोलूंगा वो प्रोड्यूस करेंगे प्राइवेट ओनर्स। वेयर एज इन इफ आई एम अ कम्युनिस्ट लीडर आई विल नॉट अलाउ एनी काइंड ऑफ प्राइवेट बिजनेसेस। एक एग्जाम्पल देता हूं, एक एग्जाम्पल देता हूं। हिटलर ने बोला फोक्सवागन को कि भाई एक कार बनाओ, उसका नाम था बीटल। ओके तो वो फोक्सवागन कार बनाने में लग गया। वेयर एज इन अ नॉर्मल कंट्री, मोदी जी जैसे हैं, मोदी जी नहीं ना बोलेंगे मारुति को कि एक ऐसा बलेनो बनाओ, या ऐसा यू मेक ओनली स्विफ्ट डिजायर और बहुत सस्ता स्विफ्ट डिजायर बनाओ। एंड ही विल नॉट गो टू महिंद्रा एंड से कि तुम सिर्फ एक्सयूवी बनाओ और ऐसा एक्सयूवी बनाओ जिसमें ये होता है फीचर वो होता है फीचर। वेयर एज इफ इंडिया वॉज अ फास्टेस्ट कंट्री, तो हम डायरेक्शंस देते। महिंद्रा वुड हैव एग्जिस्टेड, मारुति वुड हैव एग्जिस्टेड, ऑल दीज टाटा वुड हैव एग्जिस्टेड, लेकिन उनको जो प्रोड्यूस करना है उसका डायरेक्शंस कहां से आता, वो स्टेट के साथ आता। ओके वो बोलते कि चलो तुम अपना बिजनेस कर सकते हो, तुम अपना बिजनेस कर सकते हो, लेकिन जो मैं बोलूंगा आप वो करोगे। यस वेरी सिमिलर टू व्हाट चाइना में है स्टेट लेड कैपिटलिज्म, एंड इट इज वेरी 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 सिमिलर टू व्हाट वाज देयर इन फासिस्ट टेरिटरीज। ओके दूसरी चीज है, एग्जाम्पल के लिए पोर्शा, पोर्शा वाज अ कंपनी, ठीक है, और मर्सिडीज बेंज वाज अ कंपनी इन जर्मनी। दे वेर प्रोड्यूसिंग कार्स, नॉर्मल कार्स, अपना R&D करते थे, प्रॉफिट कमाते थे। लेकिन हिटलर हु वाज अ फासिस्ट लीडर, as soon as he said that okay Mercedes you are going to make tanks, okay Mercedes you are going to make aircraft engines, Porsche you are going to make these SPGs, okay self propelled guns, तो वो बनाने लगा। ओके ये सेम चीज एक नॉर्मल सोशलिस्ट स्टेट में पॉसिबल नहीं थी, और कम्युनिस्ट स्टेट में क्या होता था, ये सब पॉसिबल ही नहीं था, बिकॉज कम्युनिस्ट स्टेट में ऑल दी कंपनीज दैट वाज ओन्ड बाय द स्टेट ओनली। ठीक है तो ये यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझ आया व्हाट इज द सिमिलैरिटी। द सिमिलैरिटी इज दैट कम्युनिज्म और फासिज्म में एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी रहता है, स्टेट इज ऑल पावरफुल, देयर इज अ पावर ग्रैबिंग का, ओके पावर ग्रैबिंग का वो रहता है, एक टेंडेंसी रहता है। ठीक है उसके साथ साथ जैसे नेशनल सोशलिज्म, व्हाट इज नेशनल सोशलिज्म, नेशनल सोशलिज्म में बेसिकली सोशलिस्टिक टेंडेंसीज, तो हिटलर का अगर आप देखोगे आफ्टर हिटलर केम टू पावर उसकी जो पॉलिसीज थी दैट वाज वेरी सोशलिस्टिक। उसने ऑटोबान बनाया, ऑटोबान में क्या किया, ऑटोबान में ही मेड क्रिस क्रॉस बेसिकली हाईवे नेटवर्क अक्रॉस जर्मनी। वो क्यों बनाया, ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल पाए, तो दिस इज वेरी अ सोशलिस्टिक टेंडेंसी। ओके तो लेकिन फिर वो क्या करने लगा उस पे कि भाई मैंने ऑटोबान बना दिया, तो नाउ फोक्सवागन जो कंपनी है विच वाज डूइंग इट्स ओन थिंग, उसको बोला कि फोक्सवागन जी आप तो स्टेट पैट्रोनेज में एग्जिस्ट करते हैं। फासिज्म में क्या होता है, जो बिजनेसेस होते हैं इट एग्जिस्ट इन अंडर स्टेट पैट्रोनेज। अगर लीडर को आप पसंद नहीं है ना, तो रातों रात आप गायब हो जाएंगे। बेसिकली चाइना में जो हो रहा है, इट्स अ सो कॉल्ड कम्युनिस्ट कंट्री, बट व्हाट इट इज वेरी वेरी क्लोज टू अ फासिस्ट सोसाइटी। ओके फोक्सवागन को हिटलर को पसंद था तो उसको एग्जिस्ट करने दिया। देन ही टोल्ड द फोक्सवागन पीपल दैट ओके फोक्सवागन आप एक इस मैंने हाईवे बनवा दिया है, इस पे चलाने के लिए एक कार बना दो।
राइट, एक तो उसने बीटल बनाया, और उसके पीछे का एक छोटा सा स्टोरी है। मिलियंस ऑफ जर्मन्स, ओके, मिलियंस ऑफ जर्मन्स दे रजिस्टर्ड एंड पेड फॉर द बीटल, एंड ओनली अ फ्यू थाउजेंड रिसीव्ड द बीटल, और बाकी के जो पैसे कलेक्ट हुए थे जर्मन्स ने जो बीटल के लिए दिए थे, उसको हिटलर ने डाइवर्ट करा के टैंक्स बनाने लगा। ओके, सो दिस इज समथिंग विच इज एक्स्ट्रा नॉलेज। ठीक है। बॉम्बे प्लान, नो, बॉम्बे प्लान वाज अ वेरी वेरी सोशलिस्टिक टेंडेंसी। बॉम्बे प्लान जो था, बॉम्बे प्लान क्या था, बेसिकली 1944 में इन टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट आए थे बॉम्बे के, ओके, टाटा बिरला वगैरह, दे केम टुगेदर एंड प्रपोज्ड अ प्लान. So it did not have had a very fascistic tendency. I'll say it had a very socialistic connotation. And basically what happened in those Bombay plan, तो बॉम्बे प्लान आप कब पढ़ोगे, when you are going to read poverty estimation. तो बॉम्बे प्लान एक्चुअली मैंने पढ़ाया भी है क्लास में। सो बॉम्बे प्लान में इंडस्ट्रियलिस्ट, टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट आए थे साथ में, एंड दे सेड ओके, यू नो, एक तरीके का पोस्ट इंडिपेंडेंस प्लान प्रपोज किया था। उसमें एक चीज थी, अलग थी फ्रॉम व्हाट नेहरू डिड वाज, उसमें बोला था दैट प्राइवेट कॉर्पोरेशन विल हेल्प द स्टेट। ओके, प्राइवेट कॉर्पोरेशन जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करके स्टेट को हेल्प करेगा, लेकिन अदर पॉइंट्स इफ यू आर गोइंग थ्रू द बॉम्बे प्लान, तो यू विल रियलाइज इट हैड अ वेरी सोशलिस्टिक टेंडेंसी। ठीक है, ध्रुव, यू वांटेड टू से समथिंग? I have asked a question in the chat. Yes. That's okay, that's fine. ठीक है, so this is the okay. Now let us talk about fascism versus other ideologies. So versus communism, both are totalitarian. जो communism है, it emphasizes on class struggle and international revolution. तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा difference है। यूएसएसआर जो है वो दूसरे कंट्री में भी, ओके, बेसिकली दूसरे कंट्री में भी एक्सपोर्ट करना चाहता था अपना रेवोल्यूशन। और यूएसएसआर जो था, व्हाट वाज यूएसएसआर? इट वाज मेड अप ऑफ 17 to 20 एथनिसिटीज। ये एक कंट्री नहीं था, इट वाज अ यूनियन ऑफ, ओके, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। तो इसमें रशियंस भी थे, जॉर्जियंस भी थे, ताजिक भी थे, किर्गिज भी थे, कजाक भी थे, ओके, तुवंस भी थे, चेचन्स भी थे, दागिस्तानी भी थे, साइबेरियंस भी थे। ओके, राइट, सो इट वाज अ मेड अप ऑफ ऑल द पीपल। तो इसीलिए वो टूट गया जब 1991 में यूएसएसआर का पतन हो गया, यू नो, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेटेड। so why did it break into so many republics? Why did it break into those 17 republics? उसके पीछे का रीजन है बिकॉज there was no, you know, nationalistic commitment. They were led by communism, a common goal of communism. For example, अगर कल को इंडिया चाहता, इफ इंडिया वुड हैव वांटेड, इट कुड हैव बिकम द पार्ट ऑफ यूएसएसआर। तो हमारा नाम क्या हो जाता, बस नाम चेंज हो जाता, इंडिया एसएसआर, दैट इज इंडिया सोवियत, इंडियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, एंड वी वुड हैव बिकम अ पार्ट ऑफ यूएसएसआर। सो देयर वाज नो नेशनलिस्टिक टेंडेंसीज। ओके, देयर वाज नो नेशनलिस्टिक टेंडेंसी, वेयर एज जब जर्मनी की बात करोगे, जो फासिस्ट जर्मनी की और फासिस्ट इटली की, देयर वाज अ वेरी हाई नेशनलिस्टिक टेंडेंसी। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि भाई इटली वालों को सपना दिखाया गया दैट हम क्या करेंगे, रोमन एम्पायर की एस्टैब्लिशमेंट करेंगे। रोमन एम्पायर क्यों? बिकॉज दिस वाज पीक ऑफ इटालियन ग्लोरी, इट वॉज पीक ऑफ इटालियन ग्लोरी। और जर्मनी में वालों को क्या बोला गया, दैट वी आर गोइंग टू एस्टैब्लिश अ थर्ड राइक। थर्ड राइक का मतलब क्या है? फर्स्ट राइक और जो सेकंड राइक है, दैट वाज ओके, जो पुराने ग्रेट किंग्स थे उनको बोला गया, ओके, फ्रीडरिक द ग्रेट। ठीक है, राइट। सो फ्रीडरिक द ग्रेट को बोला गया कि ओके, ही वाज द प्रोजेनाइटर ऑफ द अदर राइक। और उसके बाद जो पहले, बेसिकली जो पहले के ग्रेट किंग्स थे उनको बोला गया कि ओके, उनके हम रास्ते पे चलेंगे, उनके रास्ते पे चलेंगे। ठीक है भाई, देखो वो तो सब्जेक्टिव है ना। आप भी बोल सकते हो कि बहुत सारे किंग्स ने क्या उखाड़ा था, राइट, लेकिन सम किंग्स बहुत प्यारे होते हैं लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए। ठीक है, तो कम्युनिज्म से समझ आ गया। फासिज्म क्या करता है? नेशनल और रेशियल यूनिटी, जैसे नॉर्डिक आर्यंस। ओके, वी आर गोइंग टू प्रमोट नॉर्डिक आर्यंस, द ज्यू इज माय एनिमी। ओके, द ज्यू इज माय एनिमी। टेरिटोरियल एक्सपेंशन,
तो कम्युनिज्म में भी टेरिटोरियल एक्सपेंशन करना चाहते हैं, बट आइडियोलॉजिकल एक्सपेंशन इज गिवन मोर बेटर प्रेफरेंस। वेरएज फासिज्म में क्या होता है, देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ लीबेनशेराम। व्हाट डज लीबेनशेराम मींस? इट्स अ जर्मन वर्ड, मतलब ब्रीदिंग स्पेस। लीबेनशेराम का मतलब होता है ब्रीदिंग स्पेस। यस, बेसिकली टू मेक स्पेस, टू फ्री स्पेस। तो लीबेनशेराम में का जो आइडिया है, दैट एक फासिस्ट सोसाइटी में लोगों के रहने के लिए, ओके, लोगों के रहने के लिए वी रिक्वायर मोर स्पेस। तो इसीलिए जर्मनी क्या चाहता था कि पूरा रशिया को हम खाली करवा दें और वहां पर जर्मन लोगों का सेटलमेंट कराएं। फ्रांस को, फ्रांस के एरियाज में जो खाली एरियाज है वहां पर हम जर्मन लोगों का, जर्मैनिक पीपल का सेटलमेंट कराएं। इसीलिए अगर आप देखोगे तो रेशियल यूनिटी और नेशनल यूनिटी को प्रमोट करने के लिए एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन को प्रमोट करने के लिए जर्मनी में मदरहुड वॉज सेलिब्रेटेड। वाई मदरहुड वॉज सेलिब्रेटेड? तो उसमें होता क्या था, बेसिकली अगर 8 बच्चे करोगे तो गोल्ड स्टार मिलता था, 6 बच्चे करोगे तो सिल्वर स्टार मिलता था, और 4 बच्चों पे ब्रोंज स्टार मिलता था, ताकि मोर एंड मोर जर्मन्स आर बॉर्न। और जर्मन मिलिट्री जो एरियाज खाली करवाएगी दूसरे लोगों का जेनोसाइड करके, ओके, जो जर्मन एसएस और जो जर्मन मिलिट्री है वो रशिया को खाली कराएगी, दूसरे यूरोपियन कंट्रीज को खाली कराएगी, वहां पर ये जो पॉपुलेशन बूम आएगा, ओके, पॉपुलेशन बूम आएगा बिकॉज ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ मदरहुड एंड गिविंग इंसेंटिव। तो वहां पर हम जर्मन सेटलर्स को करेंगे। जैसे इसराइल, बेसिकली इसराइल जो वेस्ट बैंक वगैरह में आपने देखा होगा कैसे कर रहा है, ओके, इट इज सेटलिंग मोर एंड मोर पीपल इन द पैलेस्टीनियन एरिया, ताकि वहां पर बेसिकली उसका धौंस बन जाए। आर यू गाइज एबल टू हेयर मी क्लियरली? Yes, okay. So there might be some issues with your end, okay. So motherhood क्यों सेलिब्रेट किया जाता था? मोर एंड मोर सेम लुकिंग पीपल। अगर मैं इंडिया में सेलिब्रेट करूं तो मतलब मोर एंड मोर इंडियन लुकिंग पीपल आई वांट, ओके, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। और वहां पर नाजी जर्मनी में के मदरहुड वाज सेलिब्रेटेड, आपको स्टार दिया जाता था, गोल्ड स्टार, ब्रोंज स्टार एंड सिल्वर स्टार, एंड यू वेर गिवन फ्री टिकट्स टू दी ओपेरा, यू वेर गिवन फ्री टिकट्स टू दी सिनेमा। और कोई भी गवर्नमेंट का जो फंक्शन होता था, सपोज यू वांट समथिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट, तो उसमें आपको प्रायोरिटी दी जाती थी, ठीक है। ऑल राइट, ऑल राइट। तो ये अभी चॉपी वॉइस है क्या, और आर यू गाइस एबल टू हियर मी क्लियरली? अगर नाजी जीत जाते तो डच, फ्रेंच, बेल्जियंस का क्या होता? ओके, सो दे हैड मेड अ टोटल प्लान। तो उसमें उसमें ठीक है, तो उसमें व्हाट हैपेंड वाज दे हैड अ प्लान। उसमें बेसिकली ज्यूज, जिप्सीज एंड मिक्स रेस के जो लोग थे, ऑल राइट, मिक्स रेस के लोग थे, उनको तो खत्म कर देना था। उसके बाद ब्रिटिश जो थे उनको आर्यंस मानते थे, तो ब्रिटिशर्स को कुछ नहीं करते, फ्रेंच को आर्यंस मानते थे तो फ्रेंच को कुछ नहीं करते, एंड रशियंस को सब ह्यूमंस मानते थे। बेसिकली रशियंस नहीं होते थे, दे वर सम पीपल कॉल्ड दी स्लाव्स, ओके, स्लाविक पीपल। स्लाव्स जो थे उनको उनको उंटर मेंशन मानते थे। उंटर मेंशन मतलब सब ह्यूमन, ओके। तो सब ह्यूमंस को क्या करना था, एक फाइनल सोल्यूशन देना था सब ह्यूमंस को, ठीक है। देन लेट अस टॉक अबाउट फासिज्म वर्सेस कंजर्वेटिज्म। तो ट्रेडिशनल कंजर्वेटिज्म जो है, इट एम्स एट प्रिजर्विंग एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशंस एंड इंस्टीट्यूशन। तो बेसिकली चर्च बेस्ड स्टेट, ओके, church based state. No, the Slavs were not Aryans, they were not considered Aryans, ठीक है। whereas fascism seek to create new modern order and often upends established norms। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल, देखो जैसे यहाँ बोलते हैं बीजेपी इज फासिस्ट, आरएसएस इज फासिस्ट, द this VHP is fascist, but they are not technically fascist, they cannot be said to be technically fascist because वो कोई नया गॉड नहीं क्रिएट कर रहे। श्री राम जो है, श्री राम इज नॉट अ न्यू गॉड, ओके। सो दिस इज बेसिकली कंजर्वेटिज्म। बहुत सारी चीजें हो सकती है, ओके, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं दैट यू कैन टॉक अबाउट, ओके। देयर इज अ थिंग अबाउट आरएसएस प्रमोट समथिंग कॉल्ड माँ भारती, ओके। सो माँ भारती इज बेसिकली गॉडेस इंडिया, मतलब इंडिया को गॉडेस एक तरीके से कहा जाता है। तो ये
दिस इज बॉर्डर लाइन फासिज्म, दिस इज नॉट टेक्निकली फासिज्म, लेकिन इसको हम बॉर्डर लाइन फासिज्म कह सकते हैं। लेकिन अब श्री राम, जैसे श्री राम है, तो श्री राम इज अ एंशिएंट फिगर, ठीक है, ही एग्जिस्टेड अ लॉन्ग, वेरी लॉन्ग टाइम बैक, एंड ही इज रिवर्ड बाय सो मेनी इंडियंस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है, ये चीज है। लेकिन अगर आप कोई नया, इफ यू आर क्रिएटिंग अ न्यू कल्ट, जैसे हिटलर के जर्मनी में किया गया था, Zionists are not fascist. Zionists are not fascist. They are not creating anything new. Zionists जो है वो basically एक तरीके से expansionist हैं. They are yes, they are more of an expansionist, but they can be called fascist by some people. Okay, they can be called fascist by some people. Yes, Himmler was a very very interesting figure, and I think yes, Norse god को he used to worship. दूसरी चीज है कंजर्वेटिज्म में, अगर मैं बात करूं तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्चुअली में नाजीज जो थे, दे हैड अ वेरी वेरी डिफिकल्ट रिलेशनशिप विद द जर्मन चर्चेस। जो जर्मन चर्च लीडरशिप था उसके साथ नाजीज का, और इवन इटालियंस हैड अ वेरी वेरी डिफिकल्ट रिलेशनशिप विद द वैटिकन। वैटिकन आपको पता है, इट्स एन ऑनक्लेव इन इटली, राइट? तो ऐसा सबको लगता है कि दे आर वेरी डिवाउटेड और राइट विंग है, ये ऐसा नहीं है। फासिस्ट जो है, दे क्रिएट अ कल्ट ऑफ पर्सनालिटी, ओके, दे क्रिएट अ कल्ट ऑफ पर्सनालिटी अराउंड देयर लीडर, और वो भगवान में ज्यादा नहीं मानते हैं, ओके। सो व्हाट इज दिस, दिस होल थिंग अगर आप देखोगे तो जर्मनी में चर्च को ज्यादा प्रमोट नहीं किया गया था। इट वाज नॉट परसिक्यूटेड द चर्च पीपल, ओके। चर्च पीपल जो है, दे वर नॉट परसिक्यूटेड पर से, बट उनका डिफिकल्ट रिलेशनशिप था, ज्यादा प्रमोट नहीं करते थे नाजीज। देन अब लिबरल डेमोक्रेसी से अगर मैं उसको कंपेयर करूं, तो फासिज्म रिजेक्ट्स द प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, प्लूरलिज्म एंड इलेक्टोरल डेमोक्रेसी। 1933 में आपको पता है ना, देयर वाज समथिंग कॉल्ड द इनेबलिंग एक्ट दैट वाज पास्ड इन जर्मनी। तो जो इनेबलिंग एक्ट था, वो बेसिकली इट किल्ड ऑल द पॉलिटिकल, यस, ऑल द पॉलिटिकल राइवलरी दैट हिटलर हैड। फासिस्ट स्टेट में क्या होता है कि बेसिकली जितने भी आपके राइवल्स होते हैं, आइडियोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल राइवल, उनको या तो कंसंट्रेशन कैंप में भेज के, या गैस चेंबर में भेज के, या उनको बोला जाता है कि यार देश छोड़ दो, नहीं तो यू विल बी एग्जीक्यूटेड, ओके। उनको जेल में भी डाल दिया जाता है, परसिक्यूट किया जाता है, या उनको बोला जाता है, ऑप्शन दिया जाता है दैट यू कैन ट्रांजिशन टू दी सिविलियन वर्ल्ड, आप आइडियोलॉग मत रहो। अगर लो लेवल का आइडियोलॉग है तो उनको बेसिकली ये बोला जाता है। इज इट क्लियर? कोई भी डाउट है आपको? सो स्प्रेड कहां कहां हुआ था? इटली वॉज फासिज्म्स बर्थ प्लेस, नाजी जर्मनी में फैला, देन स्पेन में। स्पेन में एक बंदा था, उसका नाम था फ्रांसिस्को फ्रैंको, ओके, फ्रांसिस्को फ्रैंको। सो फ्रांसिस्को फ्रैंको जो है वो बेसिकली स्पेन में उसको नेशनलिस्ट बोलते थे। although he was called a nationalist, but he was very very close to Hitler and Mussolini, okay. Yes, Portugal में Salazar, you can, so these are the examples. और fascist जो थे, they had a very very big following in Britain. तो एक वालिस सिम्पसन का नाम सुना होगा आपने। एक बंदा था, एक, सॉरी, वालिस सिम्पसन इज अ was a girl जिसने शादी की थी किंग जॉर्ज द 5 से, आई थिंक, यस। तो जॉर्ज जो 5 था, he became द किंग एट 1936, ओके। तो उसने शादी की थी वालिस सिम्पसन से। वालिस सिम्पसन वाज अ डिवोर्सी, ओके, वाज एन अमेरिकन डिवोर्सी। तो उस समय क्या होता था, अगर आपको डिवोर्सी से शादी करनी है, इफ यू आर अ ब्रिटिश रॉयल और आपको डिवोर्सी से शादी करनी है, तो आपको थ्रोन छोड़ना पड़ेगा। यस, ही एब्डिकेटेड द थ्रोन, और उसमें क्वीन एलिजाबेथ का पापा जॉर्ज द 6th, ओके, क्वीन एलिजाबेथ के जो फादर हैं, ही बिकेम द किंग, ओके, ठीक है। तो वालिस सिम्पसन से शादी करने के लिए जो क्वीन एलिजाबेथ के अंकल थे, उन्होंने अपना थ्रोन छोड़ दिया। ही वाज द किंग फॉर अ ब्रीफ मोमेंट एंड देन ही लेफ्ट। तो वालिस सिम्पसन जो है, शी वाज वेरी क्लोज टू द नाजीज। बहुत सारे सोशलाइट जो थे ब्रिटेन के, और बहुत सारे सोशलाइट थे जो अमेरिका के, बिग नेम्स ऑफ अमेरिका। ऐसा कहा जाता है हेनरी फोर्ड, ओके, हेनरी फोर्ड वाज आल्सो, जो वाज द फाउंडर ऑफ द फोर्ड कंपनी, okay, he was also basically
a follower of this whole philosophy. Walt Disney also hated Jews. Walt Disney को भी बोला जाता है कि एक conspiracy theory है that Disney and Ford, both of them, technically supported Hitler. ठीक है? Yes, Dhruv, you wanted to say something? Yeah, I mean, to say that Mussolini was the father of fascism seems to be a very Eurocentric view, because we can see that post Meiji Restoration, Japan also had very fascistic tendencies. And I think Japanese fascism predates the activities of Mussolini. So why isn't Japan considered classically fascistic country? Imperialistic Japan. See, okay, something that I'm going to tell you is that history is always Eurocentric, Western centric. मतलब अमेरिका भी आप नहीं बोलोगे, you will say it is Eurocentric. जो classical fascism है, okay, now when we are talking about the classical fascism, so that did originate in Europe, okay, and there before Mussolini also. See, Mussolini, why is called the father of fascism, the founding father? Because he actually implemented fascism. He was not the ideologue. Before Mussolini, a lot of ideologues came in the 1910s and the 1900s, right? So when you're talking about Japan, okay, so Japan had all the tendencies of a fascist society, but the thing is they were allies of the West, okay. So they were allies of the United States. They were allies of the the World War One allies, okay, allies of the World War One allies. So उतना उन पे ध्यान गया नहीं. Yes, you are correct. They had an expansionist tendency. What they did in Korea, and what they did in Manchuria, okay, Nanking, everything, right? Everything was very, very close to fascism. But whenever you read history, you read from an Eurocentric point of view, and that is a reality. Okay, so if we are talking about classical fascism, the fascism that is a textbook fascism. So fascist, when Mussolini, if you go back in time and ask Mussolini that, okay, what are you? He will say, I am fascist. But if you go back in time and ask the Japanese, all right, and if you ask them, what are you? They will not say I am fascist, okay? They will say I am nationalist. Okay, so it is all about perspective. And the second point that again I'll say is that whatever history you read is Eurocentric, okay. And why can't the British Raj was not fascist, it was colonialist, okay. Colonialist is different than fascism, okay. colonial power में क्या रहता है कि एक होम कंट्री रहता है, okay, उसको दूसरे कॉलोनीज से सब्जुगेट करके होम कंट्री को एनरिच किया जाता है. Okay, this is not okay. Fascism was not very keen on colonialism. Fascism wanted Lebensraum. It wanted breathing space. British did not come to India and started putting Indians in gas chamber. They said, okay, Indians, we are going to rule over you and you make us rich. That is colonialism. Making the home country rich using the resources of other colonies. That is colonialism. But that is fascism में क्या होता, अगर ब्रिटिश वाज अ फासिस्ट कंट्री तो वो इंडिया आके सभी को जेनोसाइड करके ब्रिटिश को सेटल कर देती. और मिलिट्रिज्म वाज नॉट दैट प्रोमिनेंट. ब्रिटिश मिलिट्री वाज अ बेसिकली अ डम डाउन वर्जन. नेवी जरूर अच्छी थी उनकी, ऐसा कोई ब्रिटिश स्ट्रीट्स पे they were not marching up and down and they were not saying that British are the pure bred. ऐसा कुछ नहीं था. अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? Let me take more question. Did fascism have the ethnic and racial ideologues that Nazism have? Yes, of course. Nazism is basically fascism plus the racial thing, okay, the racial purity thing. Fascism had the racial proclivity, the racial tendencies, the racist tendencies, but it was not that prominent as that was in Nazism, okay. But Portuguese had both tendencies. Not exactly. The Portuguese, they were more of a missionary. They had a missionary zeal. So if you look what Alfonso de Albuquerque did, okay, Alfonso de Albuquerque and these the Cunha, okay. So there was this person called Cunha, and then there was person called Alfonso de Albuquerque, okay. And so all these people, they genocided this Konkani Brahmins, okay. They genocided Konkani Brahmins not because they wanted to settle that area with Portuguese. They did because they were following Hinduism, and the Konkani Brahmins, they refused to convert,
okay, convert into Christians. Okay, so this is different. Okay, totally different. Don't confuse. All right. और क्या है? Nino da Cuna, right? Uh, okay, what is the question? You figured out. Yes. ठीक है. So no, France did not had a missionary zeal as such. France का क्या issue था? That जो French East India Company थी, that was state owned. Okay, that was owned by the state. So they were very late in making decisions. और उनके पास द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, दे वेर प्राइवेट ओन्ड, तो उसके वजह से क्या था, दे मेड डिसीजंस वेरी वेरी क्विकली, उसके वजह से दे वेर एबल टू एक्सपैंड. यस अंकित भाई बोले. भाई मैं ये कह रहा था, जैसे कि आपने ये क्वेश्चन था, तो इसमें कोई सेम, अगर हम डिफरेंट फैसिस्ट रूल्स को कंबाइन करके देखें तो सेम आइडियोलॉजी तो किसी में भी नहीं है. बस एक सेम यही है कि वो बोनापार्टिस्ट स्टेट बनाते थे ना. ऐसे 1789 में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था, उन्होंने लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी बोला था. तो मुसोलिनी ने आते ही बोलता था कि ये 1789 इज डेड, और ड्यूटी, डिसिप्लिन, हायरार्की. तो बोनापार्टी स्टेट इज ओनली कांस्टेंट आई थिंक. उसके बाद सबने अलग अलग वेज डिफरेंट कर लिए. जैसे उन्होंने रेशियल सुप्रीमेसी ले लिया, किसी ने कुछ ले लिया. बाकी आइडियोलॉजी तो किसी में भी सेम है ही नहीं. उन्होंने बस एक वेज पकड़ लिया अपने अपने बोनापार्टी स्टेट बनाने के. बाकी तो कोई इंटरसेक्शन है ही नहीं इन लोगों में. राइट, करेक्ट इंटरसेक्शन नहीं है. लेकिन सी सपोज देयर वाज दिस क्वेश्चन कि जापान में फासिज्म था कि नहीं. सो सी दे हैड ऑल द ट्रेट्स ऑफ फासिज्म. लेकिन मैंने वही बोला ना, आप उनसे जाके पूछोगे कि आप क्या हैं, तो फासिस्ट नहीं बोलेंगे. तो व्हेन इट कम्स टू क्लासिकल फासिज्म, ओके, व्हेन I इट mean, कम्स टू it's like, sir, it's like Mhm. saying that monarchy is a European institution, because if you go back in time, then the British monarch would identify himself as a monarch, but an Indian monarch would identify himself as Maharaja. It doesn't mean that monarchy is a European institution, right? It's just a word. No, see, I mean, that's if a thing should be right. classified by its characteristics, not by its word. Right. If you look at fascism, right, if you say, if you go and ask the Ukrainians, okay, who follows Stepan Bandera, so they will say, okay, yes, we are fascist. Okay, we are fascist. We follow XYZ principles. Okay, which are textbook fascism. Which if you go to any guidebook of fascism, so it is written, okay, for to be a fascist, you need XYZ things, right? Whereas if you go to the Japanese, okay, so they might have some similarities. Okay, they might have some similarities, but at the same time, okay, so they when they wanted to capture Korea, okay, and when they wanted to capture Manchuria, and when they wanted to subjugate this area of China and Singapore and Indonesia. So what they had in mind was, we are going to make this Japanese super state. All right, we are going to make this Japanese super state. And again, this it was a borderline mixture between fascism and colonialism. Okay, there was a mixture of fascism and colonialism, so not exactly textbook fascism. And the second thing that I'm going to tell you is, if you read the Japanese history, okay, Japanese history from Meiji Restoration till maybe 1945, when they got bombed in Hiroshima and Nagasaki. So their characteristic, okay, their belligerence, their brutality, all right, their ideology, it evolved. Okay, it evolved over time. They got brutal and they got expansionist over time. बिकॉज एक बार देखा कि मैंने ये काम किया, कोरिया को इन्वेड किया, किसी ने कुछ नहीं बोला. आई इन्वेडेड मंचूरिया, ज्यादा लोग ने कंडेमनेशन नहीं दिया. आई वॉज एबल टू रन ओवर द ब्रिटिश इन सिंगापुर. ओके, तो इम्बोल्डन होते गए. दे डिड नॉट कम विद द फैक्ट कि हम जी XYZ आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं, अब हम उसके बेसिस पे आगे बढ़ेंगे. ओके, तो टू आंसर योर क्वेश्चन, उनका जो आइडियोलॉजी था, इट गॉट इवॉल्व्ड ओवर टाइम. Okay, they got closer and closer to this idea of maybe a fascist colonialist tendencies, but it started off, agar aap dekhoge, 1904, what was 1904? The Japanese, when you talk about the Japanese, 1904 was a turning point for the Japanese when they defeated the Russians. और वहां से एक nationalistic fervor start हुआ that yes, the Japanese are back. Okay, हम बहुत centuries of isolation के बाद, now we have got the self confidence that the people of Japan, that we are going to go out.
But saying that, okay, it is, it predates the Italian fascist society. All right. So you cannot say that. So what I'm talking about is fascism. So fascism, जो classical fascism है, that okay, you need to follow certain steps to become a fascist. That was completed by the Italians under Benito Mussolini. Okay. That was completed by Benito Mussolini. उसके बाद हुआ. Okay. So this is the thing. When it comes to about monarchy, okay, both are राजा, right? राजा का जो रहता है, और अगर आप वो देखोगे, ब्रिटिश मोनार्की देखोगे, तो it became constitutional monarchy and it started sharing power a very long time back. Magna Carta जो था, okay, when they acceded their powers in Magna Carta, उसके कंपैरिजन में हमारे समय यहाँ कौन था? दिल्ली सल्तनत जो था या मुगल एम्पायर था, दोनों में एब्सोल्यूट मोनार्की थी. ओके. So we cannot say that the Maharaja of maybe India was similar to that of Maharaja of Britain. Okay. And maybe Maharaja of you can say आप कह सकते हो फ्रांस वगैरह या रशिया का जो जार था, he was very close to the Maharaja of India's. Okay. Because absolute monarchy थी इंडिया में, there was no provision of these things कि पावर शेयरिंग एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विल बी देयर. ऐसा कभी इंडिया में था नहीं. इंडिया वाज ऑलवेज कि महाराजा अगर है तो वो कंट्रोल कर रहा है. ओके, मे बी ही इज एक प्राइम मिनिस्टर होगा, बट ही इज टोटली अंडर द कंट्रोल ऑफ द महाराजा. हमारा जो प्रिंसली स्टेट होता था उसमें दीवान्स होते थे, राइट, और मे बी प्राइम मिनिस्टर होते थे, बट दे कैन बी डिसमिस्ड ओके बाय द महाराजा, एंड महाराजा हैड ऑल द पावर. Whereas if you look at the British monarchy, तो वहां पर हमेशा पार्लियामेंट के कंट्रोल में रहता था, एंड पार्लियामेंट के कंट्रोल में पावर था, एंड द ब्रिटिश मोनार्क वाज अ रिस्पेक्टेड फिगर. ओके, ब्रिटिश मोनार्क वाज अ रिस्पेक्टेड फिगर, बट उसने पावर ऑलरेडी छोड़ चुका था वो ओवर द ईयर, स्टार्टिंग फ्रॉम द साइनिंग ऑफ द मैग्ना कार्टा, राइट. सो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? लेट अस टॉक अबाउट द स्प्रेड एंड वेरिएंट्स. सो इटली वाज फासिज्म्स बर्थ प्लेस. ठीक है. वेरिएंट्स ऑफ इट इमर्ज्ड एल्सवेयर, जहां जैसे नाजी जर्मनी में, मैंने आपको स्पेन में बताया फ्रांसिस्को फ्रांको जो था. देन फासिज्म का और कहां पर आया था? सो चिले में. ओके, चिले में जो था जनरल पिनोशेट. ओके, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, 1970s की बात है, तो एक बंदा था साल्वाडोर आयंदे. साल्वाडोर आयंदे वाज अ कम्युनिस्ट लीडर. उसके अगेंस्ट आया था चिले में. देयर वाज दिस जनरल कॉल्ड ऑगुस्तो पिनोशेट. तो पिनोशेट वाज वेरी फासिस्टिक टेंडेंसीज थी उसके अंदर भी, और भी फासिस्ट आइडियोलॉजी के लोग काफी ज्यादा आपको मिल जाएंगे. बट अगर आप देखोगे, ओके, अगर आप देखोगे तो क्लासिकल फासिज्म, ठीक है, यस, 9th की सिविक्स बुक वाला, उसमें मिशेल बैचलेट के बारे में आपने पढ़ा होगा, है ना, मिशेल बैचलेट के बारे में, राइट. सो दिस इज द थिंग, राइट. क्लासिकल फासिज्म विल बी, हम मुसोलिनी से स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद आपका फ्रांसिस्को फ्रांको ऑफ स्पेन, जिसको मुसोलिनी और हिटलर ने हेल्प किया था टू डिफीट द कम्युनिस्ट. ओके, देन हिटलर ने पॉपुलर कर दिया फासिज्म को, बिकॉज ओके ही रोज टू पावर. नाजिज्म आया, थोड़ा सा अपना भी उसमें एक पर्सनल ब्रांडिंग किया. ठीक है, एक पर्सनल ब्रांडिंग किया, एंड देन ही बिकेम अ रूलर. नो, नॉट एग्जैक्टली. ओके, आई विल नॉट से दैट पर्सन इज अ फासिस्ट. तो क्या क्या क्रिटिसिज्म है? इनहेरेंट वायलेंस है, देयर इज इकोनॉमिक फेलियर, एंड देन देयर इज ह्यूमन राइट्स अब्यूज. जल्दी से मैं आपको कुछ बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है. आपको पता है इकोनॉमिक फेलियर क्यों इंपॉर्टेंट? मैंने क्यों ये डाला हुआ पॉइंट. 1939 में अगर जर्मनी वॉर पे नहीं जाता, तो जर्मन स्टेट वुड हैव कोलैप्स्ड. डज एनीवन नो हाउ? अगर जर्मनी को जाना ही पड़ता वॉर पे. यस वैभव. सर क्योंकि सर मतलब एक यूट्यूब वीडियो में मैंने सर देखा था कि सर इनकी पूरी इकोनॉमी जो थी वो जूस से लूटे हुए प्रॉपर्टी पर ही वो चलती थी. तो सर 1939 में जब पूरे जूस जब खत्म हो गए थे, तो उनको सर नए टेरिटरीज में जूस की प्रॉपर्टी, सर जैसे सर महमूद गजनवी था, वही सर इनकी सर पूरी इकोनॉमिक पॉलिसी थी. जैसे गजनी जो था वो मंदिरों को लूट कर वो चला जाता था, जैसे नाजी जो थे वो जूस की प्रॉपर्टी को वो लूट कर वो चले जाते थे, और उन्हीं से वो अपना वो गुजारा वो करते थे. अरे नहीं यार, ये क्या जू प्रोपेगेंडा देख के आ रहे हो बे? नहीं, ये नहीं था. दिस इज, वो इतने इस लेवल पे नहीं था.
I'll tell you something. देखो यहाँ पर देखो वो whatever the video you have watched, that is I think made by some sympathizer of the Zionist, right? All right. यहाँ देखो क्या था, मैंने कल बताया था, कल के क्लास में याद आया होगा आपको, मैंने मेफो बिल बताया था. डू यू गाइस रिमेम्बर मेफो बिल? एक उसका फॉरेन मिनिस्टर था. ऑल राइट. मेफो बिल था, उसका नाम था यालमर शाशत. तो व्हाट हैपेंड वाज, उसने मेफो बिल वाज टाइप ऑफ, जो मेफो बिल था इट वाज टाइप ऑफ अ वॉर बॉन्ड. ओके, ये वॉर बॉन्ड कहा नहीं जाता था, इसको मेफो बिल कहा जाता था. तो जर्मनी जो था 1933 में व्हेन हिटलर केम टू पावर, ही सेड कि यार अगर मैं कुछ मिरेकल नहीं करूंगा, इफ आई विल नॉट अनएम्प्लॉयमेंट वाज अराउंड 30% के करीब था, अगर मैं अनएम्प्लॉयमेंट को कम नहीं करूंगा और मैं जर्मन्स को प्रॉस्पेरिटी नहीं दूंगा, तो मैं टेस्ट हार जाऊंगा. बिकॉज मैंने क्या कह के मैं पावर में आया हूं, ओके, कि मैं सबको ठीक कर दूंगा, मेरे पास जादू की छड़ी है. तो उसका यालमर शाशत करके एक उसका फॉरेन मिनिस्टर था, एंड यालमर शाशत ने बोला कि चलो हम हैवी लोन्स लेते हैं और मेफो बिल के थ्रू. तो मान लो जर्मनी ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया रोड्स बनाने में, टैंक्स बनाने में. ओके, दे स्टार्टेड इन्वेस्टिंग अ लॉट इन फैक्ट्रीज. नई नई फैक्ट्री जो बंद पड़ चुकी थी 20 साल पहले वर्ल्ड वॉर 1 में, उसको रीस्टार्ट कर दिया. एंड दे स्टार्टेड मेकिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक कंज्यूमर गुड्स बनाने लगे. अब जब पैसे की बात आती थी, सपोज आपने कोई जर्मन हिटलर के लिए कोई रोड बनाया, आप एक कॉन्ट्रैक्टर हो और हिटलर ने को रोड बनाया आपने, तो हिटलर आपको पैसा नहीं देता था. हिटलर यूज्ड टू गिव यू मेफो बिल्स. Okay, no issues, bhai. I was just joking. I was just joking. This is not the correct statement. Okay, and मेफो बिल्स जो था, मेफो बिल्स आपको मिल जाते थे विद द प्रॉमिस कि भाई तुम 3 साल में इस मेफो बिल को क्या कर सकते हो. गवर्नमेंट सिक्योरिटी था बेसिकली. यस, गवर्नमेंट सिक्योरिटी था. मेफो बिल जो है, आप उसको जर्मन गवर्नमेंट को देके पैसे ले सकते हो एट अ सर्टेन इंटरेस्ट. तो जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे जो रोड्स बना रहे थे जर्मन गवर्नमेंट के लिए, जो बाकी फैक्ट्रीज को बना रहे थे, दे वेर हैप्पी कि भाई हमें ये गारंटी मिल रही है, सॉवरेन गारंटी है. जर्मन हिटलर खुद बोल रहा है कि ये मेफो बिल जब तुम मुझे वापस करोगे, ओके, तो मैं कुछ इंटरेस्ट के साथ तुम्हारा पूरा पैसा लौटा दूंगा. तो मेफो बिल से उन्होंने इतने सारे टैंक्स, इतने सारे ऑयल का पूरा भंडार खरीद लिया. and they bought, they made a lot of highways, they made a lot of freeways, they made those train tracks बिछाया उन्होंने. 1939 में what happened was कि मेफो बिल का मैच्योरिटी डेट आना शुरू हो गया. धीरे धीरे करके हिटलर न्यू दैट अगर मैं कुछ नहीं करता यहाँ पर, अगर मैं टेरिटोरियल एक्सपेंशन नहीं करूंगा, तो टेरिटोरियल एक्सपेंशन के लिए वो क्या करता था, बेसिकली सुडेटन लैंड वगैरह. पहले म्यूनिक में आपने देखा होगा 1938 में म्यूनिक पीस प्रोसेस में उसको चेक रिपब्लिक का कुछ लैंड मिल गया. देन 1938 में उसको आंशलुस उसने किया. आंशलुस क्या होता था, व्हाट इज आंशलुस? आंशलुस इज जब ऑस्ट्रिया और जर्मनी साथ आ गए थे, दैट वाज कॉल्ड द आंशलुस. ओके, और उसके बाद उसने पोलैंड पे अटैक कर दिया 1939 में. ये क्यों किया 1939 में? ये क्यों किया? व्हाई? बिकॉज द मेफो बिल, उसकी मैच्योरिटी डेट आ रही थी और उसको पता था हिटलर को, अगर मैं मेफो बिल को भर नहीं पाया तो जर्मन स्टेट वुड बी डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट. और जो मैंने बबल बनाया है प्रॉस्पेरिटी का, बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट हैड टेक्निकली गॉन टू 0%, एवरी जर्मन वाज एम्प्लॉयड नाउ. तो उसको पता था अगर मेफो बिल का मैच्योरिटी डेट आ गया तो ऑल द जर्मन्स, ओके, हु आर नाउ वर्किंग, दे आर गोइंग टू लूज द जॉब, देयर विल बी सिविल स्ट्राइफ और मैं पावर लूज कर जाऊंगा. 1939 में उसका प्लान क्या था, दैट ओके, इकोनॉमिक फेलियर तो आने वाला था. ही सेड कि मैं पोलैंड को इन्वेड करके पोलैंड का जितना भी रिसोर्सेज है, ओके, पोलैंड का जितना भी रिसोर्सेज है वो मैं ले लूंगा. ओके, वो मैं ले लूंगा. ठीक है, ये चीज उसका दिमाग में था. और उसका एक फॉरेन मिनिस्टर था, उसका नाम क्या था, रिबेनट्रॉप. ऑलराइट, रिबेनट्रॉप था. तो रिबेनट्रॉप था बेवकूफ एक नंबर का. उसने बोला कि सर चलो ना पोलैंड को बढ़िया से इन्वेड करते हैं, लेट अस गो एंड इन्वेड पोलैंड. और ये फ्रांस और ब्रिटेन कुछ करने वाले नहीं है. द फ्रेंच एंड द ब्रिटिश आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग. तो द हिटलर सेड बढ़िया है, कर लेते हैं पोलैंड का सारा रिसोर्स लेके. पोलैंड वाज अ रिलेटिवली ओके कंट्री.
ठीक है, एवरेज एवरेज रिच था, तो उसका हम लोग सारा रिसोर्स उसको एक्सप्लॉइट कर लेते हैं, चेक रिपब्लिक को एक्सप्लॉइट करेंगे और बाकी कंट्रीज को एक्सप्लॉइट करेंगे, और उससे हम जर्मन इकोनॉमी का जो मेफो बिल्स का पेमेंट है वो हम कर लेंगे, ठीक है। व्हाट हैपेंड वाज जब पोलैंड को इन्वेड किया तो उसी के साथ साथ फ्रांस और ब्रिटेन ने हिटलर पे वॉर छेड़ दी। उन्होंने बोला कि दैट ओके पोलैंड मेरा एलाई है, पोलैंड की सिक्योरिटी मेरी जिम्मेदारी है। तो फ्रांस सेड दैट ओके आई एंड ब्रिटेन बोथ आर गोइंग टू डिक्लेयर वॉर ऑन यू। तो एक्चुअली हिटलर जो था ही गॉट एजिटेटेड एंड ही लुक्ड एट रिबेंट्रॉप हिज फॉरेन मिनिस्टर एंड ही सेड नाउ व्हाट, अब क्या करोगे, तुम्हारे कहने पे मैंने पोलैंड को, ठीक है। तो ये जो आपने देखा फ्रांस को कैसे हिटलर ने हरा दिया, ऑल वाज बाय चांस एंड द ब्रिलियंस ऑफ द जर्मन वेयरमाख्त। वेयरमाख्त वाज द मिलिट्री, उनके ब्रिलियंस के वजह से हिटलर वाज एबल टू सेव हिमसेल्फ एंड हिटलर गॉट एम्बोल्डेंड बिकॉज ऑफ दैट। नहीं तो पोलैंड पे उसका बस था कि पोलैंड को कैप्चर करके मैं बेसिकली जो मेफो बिल्स वगैरह है उसका पेमेंट कर दूंगा, उनका जो रिसोर्सेज यूज करके, ओके। इनका ये प्लान नहीं था कि आई एम गोइंग टू गो टू वॉर विद फ्रांस एंड ब्रिटेन। सो दैट वाज द थिंग। सो एज यू कैन सी, ऑलराइट, यस, नाजी जर्मनी और सोवियत यूनियन ने दोनों दोनों पे अटैक किया था, ठीक है। नहीं, बारबारोसा था बिकॉज दे गॉट कॉकी। एंड ये ऐसा भी कहा जाता है, वी विल टॉक अबाउट इन वर्ल्ड वॉर टू, ठीक है, ज्यादा स्कोप मत बढ़ाओ, अभी फासिज्म की बात करते हैं। इस ये अच्छे से मैं बताऊंगा, ठीक है, दैट वुड बी अ वेरी गुड क्लास, डोंट वरी। लेकिन अभी के लिए इतना जान लो कि मेफो बिल्स वगैरह थे। तो यू कैन सी इटली में भी सेम प्रॉब्लम, इटली में भी सेम प्रॉब्लम जो मुसोलिनी चाहता था इकोनॉमिक्स के साथ करने के लिए, दैट कुड नॉट हैपन, ऑलराइट, दैट कुड नॉट हैपन। जर्मनी वाज द अग्रेसर ना, इटली उस समय आया नहीं था उसमें। इटली में बताता हूँ एक चीज आपको, मुसोलिनी ये रहा। सो मुसोलिनी ने पूछा था अपने जनरल से कि कैन वी गो टू वॉर, एंड द जनरल्स एंड द एडमिरल्स एंड द मार्शल्स टोल्ड हिम कि मुसोलिनी साहब 1949 के पहले अगर आप वॉर पे जाएंगे, बिकॉज हमने एस्टिमेट किया है कि जो वॉर के लिए प्रिपरेशंस है उसमें 1949 तक का वक्त लग जाएगा, अगर आप वॉर के उसके पहले वॉर पे जाते हैं तो यू आर डूम्ड। बट मुसोलिनी हैड नो चांस बट टू गो एंड ज्वाइन दी वॉर विथ हिटलर, बिकॉज उसने ट्रीटी साइन की हुई थी जापान, जर्मनी और इटली ने, ओके, ट्रिपार्टाइट ट्रीटी थी, ठीक है। तो नाउ लेट अस स्टार्ट विथ राइज ऑफ फासिज्म इन इटली। ये अपना मुसोलिनी है, ये उसके ब्लैक शर्ट्स हैं, ओके। सो क्या हुआ था, क्यों फासिज्म राइज किया। इटली इमर्ज्ड फ्रॉम वर्ल्ड वॉर वन एज अ विक्टर। आपको पता है, मैंने बताया था पहले 1915 में जर्मनी के साथ था इटली, ऑस्ट्रिया हंगेरी और जर्मनी के साथ था। लेकिन उसको लालच दिया गया दैट यू स्विच साइड्स एंड वी आर गोइंग टू गिव यू all the territories, okay, that you can find on the Alps border. Alps पता है ना, स्विट्जरलैंड, इटली, फ्रांस और इस एरिया में। तो एल्प्स का आपको बोला कि जो जितने भी ऑस्ट्रिया हंगेरी का टेरिटरी है एल्प्स वाला, वो मैं आपको दे दूंगा। सो 1950 में दे स्विच साइड एंड डिक्लेयर्ड वॉर, ओके, दे डिक्लेयर्ड वॉर। यस, देयर वर अ लॉट ऑफ ब्लैक शर्ट्स वेयर एक्स मिलिट्री, करेक्ट। So Treaty of Versailles did not grant Italy all the territories it was promised. तो लेकिन जब भाई 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्से में बैठने गए इटालियन जो डेलीगेशन है, उनको बोला गया भाई तुम्हें क्या है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारा यहाँ कोई रोल नहीं है। सो इटालियंस फेल्ट ह्यूमिलिएटेड कि भाई हमने इनके लिए वॉर लड़ा, हमारे लोग शहीद हुए, और ये जब हमें बंदर बाट चल रहा है जर्मनी के टेरिटरी का, ऑस्ट्रिया हंगरी के टेरिटरी का, तो मुझे कुछ नहीं दे रहे हैं, ओके। देन भाई लड़ तो लिया इटली ने, लेकिन दे कुड नॉट हैंडल द इकोनॉमिक स्ट्रेन ऑफ द वॉर, और इटली में इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा बढ़ गया। ऑलवेज रिमेंबर दिस फैक्ट फ्रेंड्स, जब भी इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है कहीं पर, वहां पर रैडिकलिज्म भी बढ़ जाता है, ओके, वहां पर रैडिकलिज्म भी बढ़ जाता है। जैसे अफगानिस्तान का एग्जांपल दे सकते हो आप, पाकिस्तान का एग्जांपल दे सकते हो। Why it is so easy to find people, to infiltrate in Kashmir? Because इतनी भुखमरी है, इतनी भिखमंगई है वहां पर पाकिस्तान में कि 50,000 पाकिस्तानी रुपए, दैट इज 25,000 इंडियन, लेस देन 25,000 इंडियन, ओके, आई थिंक 4 गुना हो गया ना अब। तो उसमें रेडिकलिज्म बढ़ जाता है। wherever inflation, unemployment goes up, radicalism also goes up, because youth जो है अनएम्प्लॉयड होता है, खाली दिमाग शैतान का घर,
इफ यू गाइज रिमेंबर दिस स्टेटमेंट, खाली दिमाग शैतान का घर, एम्प्टी माइंड इज द डेविल्स वर्कशॉप। तो उसमें क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है तो वहां पर रेडिकलिज्म बढ़ जाता है, वही चीज हुआ। तो ये जो थे ब्लैक शर्ट्स आप देख रहे हो, दे वेर एक्स मिलिट्री, दे वेर अनएम्प्लॉयड, बेसिकली अनएम्प्लॉयड थे, ठीक है, अनएम्प्लॉयड लोग थे, एंड दे डिड नॉट गेट एम्प्लॉयमेंट। बहुत ज्यादा ब्रेड का प्राइस, ओके, पास्ता वगैरह का प्राइस, स्पेगेटी का प्राइस, पिज्जा का प्राइस, जो भी खाते थे ये लोग, वो बढ़ते चला गया। उसके वजह से देयर वाज अ लॉट ऑफ डिसकंटेंट। देन मुसोलिनी और जो फासिस्ट पार्टी थी, बेनिटो मुसोलिनी, उसके बारे में बताते हैं। सो जो मुसोलिनी था, उसके फादर जो थे, ओके, मुसोलिनी के फादर, ही यूज्ड टू रन अ न्यूज़पेपर, ओके, बेसिकली एक न्यूज प्रिंटिंग प्रेस था उनका, एंड ही यूज्ड टू इनिशियली वो फासिस्ट टेंडेंसीज उनमें भी था, एंड ही यूज्ड टू प्रेजेंट अपने न्यूज़पेपर में आइडियोलॉजी को प्रेजेंट करते थे। एंड देन मुसोलिनी जो था, ही गॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट, एंड he was a former socialist, पहले socialist उसकी tendencies थी, but then he turned into nationalism, all right, and he founded the fascist party in 1919। fascist party का जो symbol है वो एक axe है, okay, half axe करके ऐसे रहता है, okay, वो रहे, and it is a decorated axe, और वो fascist party का symbol होता है। ब्लैक शर्ट्स कौन थे, तो ब्लैक शर्ट थे मुसोलिनी के पैरामिलिट्री फोर्सेस, एंड दे यूज्ड टू कॉम्बैट सोशलिस्ट थ्रू स्ट्रीट वायलेंस। जैसे नैस्डैप था जर्मनी में, वो भी यही करता था, हिटलर का नैस्डैप था, एंड दे यूज्ड टू डू द सेम थिंग, ओके। ऑल राइट, सो बहुत ज्यादा, ओके, बिटवीन द फासिस्ट एंड द सोशलिस्ट बहुत ज्यादा चलता था उनके बीच में लड़ाई, एंड दे यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ होलीगनिज्म, स्ट्रीट होलीगनिज्म, ये सारी चीजें करते थे। In 1922, there was a march on Rome. Okay, a strategic demonstration was placed जहां पर जो King Victor Emmanuel III था, he invited Mussolini to form a government। 1922 में हिटलर भी कुछ कर रहा था। दो चीजें हुई थी 1922 में, एक चीज हिटलर ने की थी, एक चीज मुसोलिनी ने की थी। मुसोलिनी ने क्या किया था, मार्च ऑन रोम। वो क्या, उसने क्या किया था कि पूरे इटली से ब्लैक शर्ट्स जो थे वो जाके he started going to the palace of Victor Emmanuel III, and वहां पर जाके डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे कि अगर हमें गवर्नमेंट बनाने के लिए आप इनवाइट नहीं करते हैं तो वी आर गोइंग टू रेक हैवॉक। तो विक्टर इमानुअल III ने उसको बुला लिया कि आ जाओ भाई। इस समय तक मुसोलिनी वाज एक्चुअली वेरी क्लोज टू ब्रिटेन, यूएस एंड अदर कंट्रीज। मुसोलिनी जो था, जब तक उसने हिटलर से दोस्ती नहीं की थी, हिटलर से दोस्ती क्यों की थी वो मैं बताता हूं आपको। सो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिक्टेटरशिप, तो सबसे पहले 1922 के बाद 23 में उसने एसेर्बो लॉ करके एक लॉ पास किया, जिसमें जो इलेक्टोरल सिस्टम था, इटली का इलेक्टोरल सिस्टम, उसमें चेंजेस आए, और उसमें 2/3 ऑफ द सीट्स इन पार्लियामेंट किसको गया था, जिसको सबसे ज्यादा वोट्स मिलते थे। तो ऑटोमेटिकली जो पार्टी हु हैड द हाईएस्ट वोट परसेंटेज, मतलब जो सपोज कि एक पार्टी है 35%, दूसरी पार्टी सिर्फ 32%, मतलब 3% का फर्क है दोनों पार्टी में, तो पॉपुलैरिटी इज ऑलमोस्ट द सेम। लेकिन उसने एसर्बो लॉ करके एक लॉ लाया जिसमें जो पार्टी जिसका हाईएस्ट वोट शेयर था, दैट वुड हैव गॉट द 2/3 मेजॉरिटी ऑटोमेटिकली। उसके हिसाब से ही कैप्चर्ड द इटालियन पॉलिटिकल सिस्टम। देन देयर वाज मैटियोटी क्राइसिस। मैटियोटी क्राइसिस क्या था, तो एक सोशलिस्ट लीडर था जियाकोमो मैटियोटी। तो जियाकोमो मैटियोटी जो था, ही वाज मर्डर्ड बाय मुसोलिनी सपोर्टर, एंड उससे जो जियाकोमो मैटियोटी के मर्डर की वजह से जो सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इटली थी, इट बिकेम लीडरलेस। ओके, इट बिकेम लीडरलेस। तो दे वर एबल टू द फासिस्ट ऑफ इटली, दे वर एबल टू सबड्यू, एंड फाइनली 1925-26 में डेमोक्रेसी एंड हो गई। मुसोलिनी ने डिसमेंटल कर दिया और अपने आप को रोमन एम्परर बोलता था वो। ओके, बड़ा ही उसका आप स्पीच देखना यूट्यूब पे जाके, जिस तरीके से वो स्पीच देता है, ऑलराइट, तो वो बड़ा ही ड्रामेटिक वे में स्पीच देता था, और अपने आर्म्स जो है उसको उसको ऐसे क्लोज करके और अपने लिप्स को बड़ा करके और ऐसे नॉड करता था। सो यू जस्ट गो एंड सी द वीडियो ऑन यूट्यूब की मुसोलिनी के स्पीचेस टाइप करोगे तो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। तो इस तरीके से सिस्टमैटिकली डिसमेंटल किया गया था। देन फासिस्ट आइडियोलॉजी क्या थी,
corporate state, Mussolini aimed to create a collaborative state where employers and worker in the same industry formed corporation to manage economic activity, जिससे class struggle reduce होगा. Okay, class struggle को reduce करना उसका main issue था कि भाई basically मैं भी गरीबों के support से आया हूँ, तो लेट मी इंश्योर कि जितने भी प्राइवेट इंडस्ट्रीज है वहां पर एक तरीके से वर्कर पार्टिसिपेशन, ऑलराइट, वर्कर जो एक्टिविटीज है उसमें इस तरीके से लगे दैट स्मॉल स्मॉल कॉर्पोरेशन कैन बी एस्टैब्लिश्ड ओवर एंटायर इटालियन कंट्री साइड. ओके, जितने भी इटालियन सिटीज एंड इटालियन रूरल एरियाज है वहां पर मैं स्मॉल स्मॉल कॉर्पोरेशंस बनाऊं जिसमें वर्कर्स भी पार्टिसिपेट करें और एम्प्लॉयर्स भी पार्टिसिपेट करें. ओके, देन इटली को सेल्फ सफिशिएंट बनाना चाहता था, रिड्यूस करना चाहता था इंपोर्ट्स की डिपेंडेंसी. देन प्रोपेगेंडा. ओके, इमेज ऑफ मुसोलिनी वाज एज अ स्ट्रॉन्ग लीडर. उसको मैंने आपको बताया रोमन, अपने आप को रोमन एम्परर बोलता था एंड ही यूज्ड टू से दैट में सीजर का फिर से जन्म हुआ है, जूलियस सीजर का, ऑगस्टस सीजर का फिर से जन्म हुआ है मेरे थ्रू, ये बोलता था. और देन यंग इटालियंस वेर इंडोक्ट्रिनेटेड. कैंप्स लगते थे जहां पर, ऑलराइट, कैंप्स लगते थे जहां पर यंग इटालियंस उनको बुलाया जाता था और एजुकेशन दिया जाता था. देन अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी होती थी जिसमें अफ्रीका में उसने पहले क्या होता था, रोमन एम्पायर जो था, रोमन एम्पायर का अफ्रीका में बहुत सारी टेरिटरी थी. ओके, और ओवर द टाइम इटली वीकन होते गया और इटली वीकन होते गया तो इट लॉस्ट अ लॉट ऑफ टेरिटरी. लेकिन इसने क्या किया दैट इट फर्स्ट गॉट होल्ड ऑफ लिबिया. लिबिया जो आज की कंट्री जहां पर गद्दाफी आपको पता होगा, तो लिबिया पहले इटालियन कॉलोनी थी. ओके, देन ट्यूनिसिया हो गया, ट्यूनिसिया पे उन्होंने कैप्चर किया. देन सबसे ब्लंडर क्या हुआ, इथियोपिया. तो इथियोपिया में एक्चुअली व्हाट हैपेंड दैट इथियोपियंस वेर एबल टू पुट अप अ स्टिफ रेजिस्टेंस. इथियोपिया समझते हो ना, एडिस अबाबा जिसका कैपिटल है. तो जब इथियोपिया गया 1935 में, तो इथियोपियंस ने इसको बहुत ह्यूमिलिएट किया. इथियोपिया में तो वहां पर जो एक पूरा बबल था इटालियन फोर्सेस का कि भाई इटालियन फोर्सेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इटालियन फोर्सेस कहीं भी चले जाएंगे, दे आर इनविंसिबल. दैट ब्रोक. और वहां से दे ऑल्सो इथियोपिया को उस समय एबिसीनिया बोलते थे. तो एबिसीनिया का जो इन्वेजन था उसके बाद से he started gravitating towards Hitler. उसके पहले he was a perfectly good ally. Okay, he was a perfectly good ally of US and UK. All right, and then what happened was basically इथियोपिया में जो उसको humiliation हुआ उसके बाद उसको support कम हो गया and then he said कि नहीं यार अब Hitler is rising, let me join forces with him. वर्ल्ड वॉर 2 में मैंने आपको बताया उसके जनरल्स ने बोला था कि सर 1949 तक डंडी लगा के बैठो, हम लोग तैयार नहीं है, हमारे पास उतने बॉम्ब्स नहीं है, हमारे पास हमारे आर्मी तैयार नहीं है. बट उसने सुना नहीं एंड ही जंप्ड इनटू द वॉर इन 1940 और उसने सबसे पहले फ्रांस को इन्वेड किया. ही वाज एबल टू कैप्चर फ्रेंच टेरिटरी बिकॉज हिटलर ने ऑलरेडी आधा काम कर दिया था. देन व्हाट हैपेंड वाज उसने बोला अरे वाह फ्रांस तो मेरे पास आ गया, लेट मी इन्वेड द बाल्कन्स एज वेल. तो युगोस्लाविया को उसने इन्वेड कर दिया, ग्रीस को उसने इन्वेड करना चाहा. वहां पर इतनी गंदी उसकी फजीहत हुई, इतनी गंदी तरीके से इटालियंस लॉस्ट टू स्मॉल स्मॉल कंट्रीज लाइक अल्बानिया, ओके, टू द क्रोट्स इन क्रोएशिया, टू द ग्रीक्स. हर जगह हार का सामना करना पड़ा. सो मच सो दैट हिटलर इज on record saying that I should have never trusted those boy lovers and spaghetti eaters. Okay, क्योंकि जब अल्बानिया के साथ वॉर हुआ वहां पर अल्बानियंस ने उनको हराने लगा. अल्बानिया इज अ स्मॉल कंट्री लेकिन फिर भी इटली को पीछे करने लगा, युगोस्लाविया के साथ पीछे होने लगा. ग्रीक्स जब ग्रीस पे अटैक किया तो ग्रीक्स ऑल्सो स्टार्टेड बीटिंग द इटालियंस. तो हिटलर को हर जगह जर्मन फोर्सेस भेजने पड़ रहे थे टू कवर फॉर द इनकॉम्पिटेंसी ऑफ द इटालियंस. और ले दे के फाइनली क्या हुआ, मुसोलिनी वाज कैप्चर्ड वन डे. ओके, अभी वर्ल्ड वॉर 2 में डिस्कस करूंगा जब वर्ल्ड वॉर 2 की क्लास होगी. वन डे मुसोलिनी और उसकी वाइफ को टांग के जला दिया गया. ओके, दे वर एग्जीक्यूटेड एंड हिज बॉडी वाज उसको जला दिया गया. ठीक है, रीजन बिहाइंड स्ट्रक्चर था, आर्मी स्ट्रक्चर था, दैट वाज नॉट रेडी फेस ऑफ वॉर. ओके, सोल्जर्स थे, उनकी जो ट्रेनिंग हुई थी
उनके जो टैंक्स वगैरह थे, उनका जो जितने भी ये सारी चीजें थी, दैट वाज नॉट एट पार. Okay, that was not at par with other, not his mistress, his wife, his legally wedded wife, बूढ़ी wife. उसको ऐसे उल्टा लटकाया हुआ था. I still remember seeing them. दोनों के बॉडी को उल्टा लटकाया हुआ था, and it was brutalized, and they were captured by the Italian partisans. Partisans होते थे, basically socialist होते थे, and they were captured by the Italian partisans, and उनको लटका के उनपे बहुत women were spitting. जो बूढ़ी दादीज होती थी वहां की, इटली की उस समय की, आई स्टिल रिमेम्बर सीइंग द वीडियो. दे वर स्पिटिंग ऑन मुसोलिनीज फेस, मतलब बॉडी उसकी और उसके वाइफ की बॉडी पे. ओके, सो इट वाज हिज डाउनफॉल एंड लेगेसी. ठीक है. सो this is the thing about Mussolini. Any questions that you guys might have? Any questions? अब मैं बात करता हूँ थोड़ा सा नाजिज्म के बारे में. वो कवर मैं करूंगा वर्ल्ड वॉर 2 में प्राइमरली, लेकिन चलो इसमें बात कर लेते हैं नाजिज्म के बारे में. तो नाजिज्म स्टार्ट कैसे हुआ था? मैंने आपको बता दिया, जूनियर पार्टनर था हिटलर का. 1919 में हिटलर वाज डिस्चार्ज फ्रॉम द आर्मी. पहले वो वर्ल्ड वॉर 1 में हिटलर जो था आर्मी में था. ही ऑल्सो गॉट द आयरन क्रॉस. आयरन क्रॉस वाज जस्ट लाइक आर कीर्ति चक्रा. जैसे अपना नहीं होता महावीर चक्रा, कीर्ति चक्रा, उसी तरीके से उनका आयरन क्रॉस होता है जर्मन्स का. तो वर्ल्ड वॉर 1 में ही वाज अ डिस्पैचर, कॉर्पोरल रैंक पे था. एंड ही वाज अ डिस्पैचर. हिटलर बेसिकली मैसेजेस डिस्पैच करता था. उस समय वॉकी टॉकी ये सब नहीं होते थे, तो हैंड रिटन मैसेजेस और रनर यूज्ड टू डिलीवर फ्रॉम द फ्रंट टू द हेडक्वार्टर्स. ओके, तो कुरियर का काम करता था हिटलर. ठीक है. यस, हिटलर, हाँ, 25 पॉइंट प्रोग्राम थोड़ा बहुत मुसोलिनी से इंस्पायर्ड था. ठीक है, डाकिया टाइप का था. करेक्ट. अब 1919 में ही वाज डिस्चार्ज फ्रॉम द आर्मी, एंड he was a very big nationalist, German nationalist, and he was very very upset. तो उसको मस्टर्ड गैस उसने सूंघ लिया था. मस्टर्ड गैस पता है क्या होता है? मस्टर्ड गैस उसने सूंघ लिया था बैटलफील्ड पे, तो उससे वो अंधा हो गया था, टेम्पररली ब्लाइंड हो गया था. ओके, उसके जो उसका जो आंखें हैं वो थोड़े दिन के लिए उसकी रोशनी चली गई थी. देन मस्टर्ड गैस की वजह से हॉस्पिटल में था, एंड हॉस्पिटल में उसको पता चला कि डॉक्टर केम एंड टोल्ड हिम दैट मिस्टर हिटलर, द वॉर इज ओवर. ओके, कॉर्पोरल हिटलर, द वॉर इज ओवर, अब आप घर जा सकते हैं. सो ही वाज क्राइंग दैट डे, ऐसा कहा जाता है. बड़ा ही रोया था. दैट ही वाज अ वेरी आर्डेंट जर्मन नेशनलिस्ट. तो 1919 में जब वो डिस्चार्ज फाइनली हो गया कॉर्पोरल रैंक से, उसको आर्मी ने एम्प्लॉय कर दिया. आर्मी जो पोस्ट वॉर जर्मनी की आर्मी थी, एज अ इंटेलिजेंस ऑपरेटिव. क्योंकि जर्मनी में बिकॉज इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था, उसके वजह से लॉट ऑफ राइट विंग पार्टीज, ऑलराइट, दे वेयर पॉपिंग अप. तो हिटलर को आर्मी वालों ने क्या बोला कि तुम मेरे इंटेलिजेंस ऑपरेटिव बन जाओ, और इन पार्टीज में जाके जो भी पार्टी होती है इनकी, पार्टी इन द सेंस नॉट द पार्टी बर्थडे वाली पार्टी, बट जहां पर डिस्कशंस करते हैं, बियर हॉल में डिस्कशंस होती थी जर्मनी में. हिटलर यूज्ड टू गो एंड रिपोर्ट. हिटलर यूज्ड टू गो कि अच्छा यहाँ पर ये ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, ये ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, बिकॉज उन पे ट्रैक रखना था. जो राइट विंग पार्टीज है उनकी टेंडेंसीज पे ट्रैकिंग करनी थी. हिटलर इंटेलिजेंस ऑपरेटिव बना. देन तो एक बार क्या हुआ कि उसको बोला कि तुम NASDAQ करके एक पार्टी बनी है छोटी सी, वहां जाके देखो. तो ही वेंट एंड ही सैट एट द बैक, एंड वहां पर वो बियर पीने, ही वाज अ टीटोटलर, नॉट बियर नहीं पीने लगा, ही जस्ट पीछे बैठा हुआ था. एंड NASDAQ पार्टी में ना सब बियर पी रहे थे, कोई किसी का सुन नहीं रहा था. एंड एक आदमी कुछ बोल रहा था बहुत ही कम वॉइस में, एंड ही वाज सेइंग कि जर्मनी को ऐसे करना चाहिए, रिक्वेस्ट करना चाहिए जर्मनी को. ओके, जर्मनी को रिक्वेस्ट करना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए. तो देन ही गॉट एजिटेटेड, बिकॉज खुद तो वो जर्मन नेशनलिस्ट था, एंड ही शाउटेड कि क्या बकवास कर रहा है. ओके, एंड देन ही वेंट टू द स्टेज हिमसेल्फ, और NASDAQ के पार्टी में एक बहुत ही ज्यादा स्पिरिटेड, ऑलराइट, उसका काम था सिर्फ रिपोर्ट करना, बिकॉज ही वाज एन इंटेलिजेंस ऑपरेटिव. ओके, एंड NASDAQ जो पार्टी है, NASDAQ पार्टी छोटी सी पार्टी थी, वहां जाके उसने बड़ी सी स्पीच दे दी. एंड जो 5-10 लोग थे वहां पर, वो दे वर इन ऑ, भाई ये कौन बंदा है. और उसके बाद धीरे 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 उसका जो पॉपुलैरिटी, इट स्टार्टेड राइजिंग. हिटलर पहले 50 लोगों को स्पीच देता था, देन 100 पीपल, देन 1000 पीपल, और फिर 10-10 हजार लोग आने लगे हिटलर की स्पीचेस सुनने के लिए.
He started as an intelligence operative, काम था उसका रिपोर्ट अगेंस्ट करना. Then he went and joined the NASDAQ party himself. उसके बाद क्या हुआ, that he नाजी पार्टी बड़ी होने लगी हिटलर के स्पीचेस की वजह से. तो उसने एक बंदा था अर्नस्ट रॉम, ओके, वो एक कैप्टन था हिटलर की जर्मन आर्मी में, वो कैप्टन था, उसको भी बहुत अच्छे अच्छे मेडल्स मिले थे. तो उसको बोला कि मैं तुम्हें कुछ पैसा दूंगा, बिकॉज हिटलर को फंडिंग आने लगी. और हिटलर अर्नस्ट्रॉम को बोला मैं तुम्हें, अर्नस्ट्रॉम वाज अ थग आल्सो, कैप्टन था लेकिन थग भी था. वो क्या करता था, पिटाई करता था भाड़े पे, बेसिकली भाड़े का गुंडा था. तो जो रॉम था उसने बनाया SA, ओके, SA बनाया, ठीक है. ऐसे क्या था, वो बेसिकली नाजी पार्टी का पैरामिलिट्री था. तो जैसे मुसोलिनी का क्या मैंने बताया, मुसोलिनी जो था उसने बनाया ब्लैक शर्ट्स, और ये कौन थे, ऐसे ब्राउन शर्ट्स. तो बेसिकली ब्राउन शर्ट्स क्यों बनाया गया था, अर्नस्ट रॉम जो था वो पिटाई करता था किसकी, कम्युनिस्ट की और सोशलिस्ट की. स्ट्रीट फाइटिंग बहुत होती थी जर्मनी में. 1919 से हिटलर की पॉपुलैरिटी बढ़ते गई 1922 तक. 1922 में समथिंग हैपन जिसको बोलते हैं म्यूनिक बियर हॉल या, ओके. सो म्यूनिक बियर हॉल पुट्स में क्या हुआ था, बेसिकली दे वांटेड कि हम म्यूनिक एक सिटी है जर्मनी में इन द स्टेट ऑफ बावेरिया, और बावेरिया में दे सेड कि यार हम पावरफुल हो गए हैं, लेट मी बिकम लेट मी कैप्चर द पावर. तो मुसोलिनी ने भी क्या किया था, आपको पता है ना, मुसोलिनी का हमने देखा था. देखो, मुसोलिनी ने मार्च ऑन रोम किया था. उसी टाइम पे हिटलर ने क्या किया था, म्यूनिक बियर हॉल पुश. तो वहां पर कुछ जर्मन जनरल्स थे. जर्मन जनरल्स में कौन था, लूडेनडॉर्फ, ओके, एक बंदा था जिसका नाम था मार्शल लूडेनडॉर्फ. वो ही वॉज वेरी अपसेट कि जर्मनी ने सरेंडर कर दिया था World War I में. लूडेनडॉर्फ जो था वो हिटलर के साथ आ गया, एंड दे स्टार्टेड मार्चिंग ऑन ओवरटेकिंग दी बवेरियन गवर्नमेंट. उस समय बवेरियन गवर्नमेंट जो थी वो सोशलिस्ट चलाते थे. तो इट फेल्ड बिकॉज किसी ने फोन कर दिया था, somebody betrayed हिटलर, और किसी ने फोन कर दिया. तो वहां पर when he came to the conjunction, और वो जाने वाला था बवेरियन गवर्नमेंट के बिल्डिंग के पास, तो वहां पर ऑलरेडी बवेरियन गवर्नमेंट की ट्रूप्स एंड पुलिस वो वेट कर रही थी. तो वो जो था बेसिकली इट गॉट फेल्ड, म्यूनिक बियर हॉल पुश फेल हो गया. तो हिटलर वॉज ट्राइड फॉर सेडिशन एंड ही वॉज ट्राइड फॉर ट्रीजन अगेंस्ट द जर्मन स्टेट. लेकिन what happened was a lot of people, they were sympathetic to Hitler. They were sympathetic to Hitler कि नहीं यार ये बंदा कुछ जर्मनी के लिए इसके इंटेंशन ठीक थे. Alright, तो उसको क्या बोला गया कि ओपन प्रिजन में तुम्हें हम रखेंगे और यू विल बी एलिजिबल फॉर पेरोल इन 2 years. तुम्हें ज्यादा दिन के लिए नहीं रखेंगे अंदर, तुम गलती मान लो, ओके. एंड ही सेड कि मैं गलती मानता हूं, मेरी गलती ये है कि जर्मनी के लिए सोचने के लिए. सो बहुत उसने स्पीच दिया एंड पीपल यूज्ड टू क्लैप इन द कोर्ट रूम. और जजेस जो थे, जो जज उसको सजा दे रहे थे, दे आल्सो यूज्ड टू क्लैप, Mr. Hitler, you are so good. So finally what happened was he went inside the jail for a few years, and वहां पर उसने क्या लिखा, Mein Kampf, मतलब मेरा स्ट्रगल. एंड इट वाज हिज आइडियोलॉजिकल बुक जहां पर उसकी सारी आइडियोलॉजीज मेंशन्ड थी. ओके, यस. देन व्हाट हैपेंड वाज बेसिकली between 1920 टू 1929 उतना कुछ खास नहीं था हिटलर के लिए. थोड़ा बहुत पार्टी बढ़ते गई, थोड़े मेंबर्स बनते गए, ओके. एंड देन फाइनली व्हाट हैपेंड इन 1929, द ग्रेट डिप्रेशन. तो जर्मन इकोनॉमी कोलैप्स्ड, और जर्मन जो करेंसी थी, हाइपर इन्फ्लेशन आ गया, जर्मन करेंसी बिकेम वर्थलेस, अनएम्प्लॉयमेंट शॉट. बेसिकली हिटलर को सेकंड चांस मिला यहाँ पर, एंड उसका जो पार्टी है उसका पावर बढ़ते गया. हिटलर की पार्टी का पावर ईच सक्सेसिव इलेक्शन के बाद उसका पावर बढ़ते गया. देयर वाज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन जर्मनी, तो मल्टीपल इलेक्शन हुए, एंड पीपल सेड दैट ओके वी नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर. और उसने ज्यू कॉन्स्पिरेसी की ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ जर्मनी इज ड्यू टू द ज्यूज, ज्यू कॉन्स्पिरेसी थ्योरी उस समय निकाली, ओके.
and finally 1933 में he became he got the highest number of seats and he became the chancellor. उसको उस समय प्रेसिडेंट कौन था? एक बंदा था, उसका नाम था पॉल फॉन हिंडनबर्ग, और हिंडनबर्ग वाज अ वर्ल्ड वॉर 1 कमांडर. वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मन फोर्सेस का सुप्रीम लीडर था, एंड ही वाज द प्रेसिडेंट एंड ही अपॉइंटेड हिटलर एज अ चांसलर. देन व्हाट हैपेंड वाज, हिटलर के लोगों ने आग लगा दी यहाँ पर, जो उनका वो था राइक्सटाग था जर्मन पार्लियामेंट. राइक्सटाग में आग लगा दी हिटलर के लोगों ने. ऑलराइट, एंड दे सेड कि एक सोशलिस्ट था उसने लगाया. ब्लेम किस पे डाला गया? सोशलिस्ट पे डाला गया. और दे सेड कि जर्मनी खतरे में है, लेट मी पास समथिंग नोन एज द इनेबलिंग एक्ट. उसने क्या पास किया? इनेबलिंग एक्ट पास किया. और इनेबलिंग एक्ट में बेसिकली जितने भी पावर थे वो हिटलर चांसलर के ऑफिस में कंसंट्रेट हो गए. एंड इनेबलिंग एक्ट में जितना भी फ्रीडम ऑफ स्पीच था, इट गॉट ओवर, एंड हिटलर सेड कि अब कोई भी पॉलिटिकल ऑपोजिशन मैं उठने नहीं दूंगा. देन दिस पर्सन पॉल फॉन हिंडनबर्ग, ही डाइड ऑफ ओल्ड एज, बूढ़ा हो गया था. तो हिटलर ने बोला कि अब प्रेसिडेंट चांसलर मैं ही हूं, प्रेसिडेंट भी मैं हूं, चांसलर भी मैं हूं. Then what happened was, from 1933 till 1939 he consolidated power. Okay, he consolidated power. उसने न्यूरेमबर्ग लॉ पास किया जहां पर ज्यूस को इक्वल सिटीजन का दर्जा अब खत्म हो गया था. ओके, फिर न्यूरेमबर्ग लॉ, देन समथिंग कॉल्ड द नाइट ऑफ द लॉन्ग नाइव्स. यस यस, गुड. उसमें क्या हुआ? नाइट ऑफ द लॉन्ग नाइव्स में बेसिकली ज्यू प्रॉपर्टीज वगैरह पे अटैक किए गए, एंड ज्यूज वेर मेड द सोल कल्प्रिट ऑफ ऑल द पावर्स ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ जर्मनी. देन समथिंग हैपेंड, जो ऐसे था, यहां पर देखो ध्यान से, अर्नस्ट रॉम जो था वो ज्यादा पावरफुल हो गया था. ओके, एंड रॉम वाज आल्सो अ होमोसेक्सुअल. रॉम्स वाज आल्सो अ होमोसेक्सुअल. तो हिटलर ने क्या किया, 2-3 बार उसको बोला कि देखो रॉम जी, आप ना ठीक है, आपने मेरे लिए बहुत काम किया है, लेकिन ज्यादा उड़ो मत. इनडायरेक्टली बोला कि हमें पता है कि आप क्या कर रहे हैं, पीठ पीछे मेरे कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं मुझे हटाने के लिए. देन व्हाट, उसने क्या किया, ऐसे का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टुम ऑप्टलाइग. ओके, तो स्टुम ऑप्टलाइग जो है, इट वाज द ब्राउन शर्ट्स. तो ऐसे को उसने पर्ज कर दिया रात को. बेसिकली ऑल दी एसएस मेंबर, एसएस कौन था? हु वाज दी एसएस? तो है एसएस वाज हिटलर्स पर्सनल बॉडीगार्ड. उसका ज्यादा पावर नहीं था, लेकिन जब हिटलर ने देखा कि जो एसए का अर्नस्ट रॉम है, ही वाज गेटिंग पावरफुल. ओके, ही वाज गेटिंग अ लॉट ऑफ पावर, और वो एंटी हिटलर फ्रंट बना रहा है, तो एसएस को, विच वाज हिज पर्सनल बॉडीगार्ड, उसको स्ट्रेंथन करते गया. एंड देन एसएस के गुंडों ने क्या किया, रात को जाके सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स को मार दिया. एंड इट इज सेड दैट अर्नस्ट रॉम वाज फाउंड इन हिज बेड विथ हिज लवर, मतलब बॉयफ्रेंड के साथ, एंड बोथ वेर किल्ड. ओके, देन एसएस जो है, इट इमर्ज्ड एज द सोल पैरामिलिट्री, जो नाजी आइडियोलॉजी को, बेसिकली नाजी आइडियोलॉजी को प्रोपेगेट करती थी. और एसएस जो है, दे टुक ब्लड ओथ कि मैं अपने फ्यूरर एडोल्फ हिटलर को आई एम गोइंग टू प्रोटेक्ट. ओके, तो एसएस जो था, इट केम ऑन टॉप, और एसए को खत्म कर दिया गया. इसी तरीके से फाइनली व्हाट हैपेंड कि 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया, और उसकी कहानी हम आगे बताएंगे. ये चीज समझ आई, हाउ फासिज्म रोज इन नाजी जर्मनी एंड इटली. वेर यू गाइज एबल टू अंडरस्टैंड? कोई भी डाउट है किसी भी कोई भी रिलेटेड? देखो, एक चीज बताता हूँ, वर्ल्ड हिस्ट्री, व्हेन इट कम्स टू वर्ल्ड हिस्ट्री, व्हाट एक ही चीज आपको चाहिए, कुछ ज्यादा चीज नहीं चाहिए. व्हाट यू नीड इज फैक्चुअली एक्यूरेट. यू गाइज नीड टू बी फैक्चुअली एक्यूरेट व्हाइल राइटिंग योर आंसर, दैट्स इट. कुछ भी आपको बहुत एक्स्ट्रा चीजें करने की जरूरत नहीं है. ओके, सो दैट इज द थिंग. आई होप क्लास पसंद आई होगी आपको. ओके, आई ऑल्सो हैड फन. नेक्स्ट क्लास हम क्या करेंगे, वर्ल्ड वॉर 2 पे बात करेंगे. हम 1939 तक पहुंच चुके हैं, और हम लोग जापानीज एक्सपेंशनिज्म की भी बात करेंगे, बिकॉज नैनकिंग मैसेकर एंड मंचूरियन इन्वेजन इंपॉर्टेंट है. यस ध्रुव, प्लीज.
Italy, Spain, Argentina, Chile, all of these countries had very successful fascistic movements, and all of these countries are Roman Catholics. I mean, if we see that the Protestant countries haven't been exposed to fascism, but why is it that the Catholic societies are more prone to fascistic movements and not the Protestant ones? That's a good question. If you will look at, see, Germany is it a Catholic country? Is Germany a proper Catholic It's country? 25% Protestant Catholic, but Right. these countries are extremely Catholic. Chile, Argentina, Spain, Okay. Italy. Yes. So yes, you are correct in that regard, and I'll tell you something. A very interesting fact that actually the church, okay, the Vatican, okay, Vatican is what? It is the center of Catholicism, right? So Vatican has been, accused of uh, taking sides of the Nazis, and it is accused of giving shelter and passage to a lot of former Nazis. So the sympathy was always there. Maybe okay, maybe what you are saying is correct, right? Because I have also Nazis are heard, not classical fascist. I mean, these countries, right? Argentina, Spain, Italy, Chile, these are classically fascist, right? And classical fascist countries are very Catholic in nature. Maybe it is due to the structure. Maybe it is due to the structure. I cannot give you a definitive answer. I think that is beyond my knowledge base. But I think that's an interesting observation. That is an interesting observation. Maybe I'll read upon it, and just like yesterday, we can talk in the DM, right? Let me read upon that. Okay, it's a good question. Let me read upon that and let me see. But if you will see the Chilean fascist, so they actually adopted the Prussian tradition. What you can do, guys, is that go to and go to YouTube and type Chile military parade. And if you will see their parade, it is 100% copy. Everything from uniform to the band, everything is copied from the Nazis. Okay, from the not the Nazis, from the Prussians. Okay, so I think that's the thing. But I'll read upon that, and maybe we can discuss that. Pol Pot was not a Pol Pot was a communist actually. He was more closer to Stalinistic. He had Stalinistic tendencies. कंबोडिया में एक बंदा था जिसका नाम था पोल पॉट. तो पोल पॉट मर्डर्ड मिलियंस ऑफ कंबोडियंस एंड उसका जो he was more closer to Stalin than he was to Hitler. He was not a Hitlerite. Okay, he was a proper Stalin. He was inspired by Stalin. Okay, and he was more brutal than Stalin. Stalin में कुछ streaks of normality थी, but Pol Pot was a 100% certified psychopath. Okay, I'll not say that. Yes, Stalin की जब wife मरी थी, तो he looked at his wife. I think she committed suicide, and he looked at his wife and said, "I cannot love anymore. It's over." And उसके बाद से ही he became, alone and paranoid. So ये सारी चीजें थी. Yes, because Stalin killed more people, but he is not demonized as such. But in 2010, his name was included in the United Nations Joint Declaration against Nazism and Stalinism. तो Stalinism अभी बोला जा रहा है, लेकिन Victor writes the story, है ना? जो जीतता है वही सिकंदर, बाकी सब बंदर. चलो.